आज के टाइम में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। more and more younger people कैंसर के ग्रस्त में आते जा रहे हैं एंड दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद सो मेनी थिंग्स। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे खान पान में, हमारे रहने के स्टाइल में, हमारा पैटर्न्स हमारे चेंज होते जा रहे हैं। क्या मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? 99% ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ही होती है, बट 1% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी हो सकता है। नॉनवेज खाने से भी कैंसर होता है? रेड मीट को हम कंसिडर करते हैं कि वो पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक है। रेड मीट खाने से कैंसर होने का चांसेस बढ़ते हैं। कैंसर जो है वो हायरार्की से होता है, फैमिली ट्रेडिशन से चला आता है। अगर मॉम को है तो फिर उनकी बेटी को भी होगा। सो इज़ इट ट्रू ऐसा होता है? कुछ कैंसर्स हम कहते हैं विच आर बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक वेरिएशंस, जो आपकी फैमिली में चलती हैं, तो आप उन जीन्स की वजह से शायद आपको वो बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे बाकी भी तो बहुत सारे इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं। हमारे बाल हम जल्दी कहते हैं ना, फैमिली में माँ के बाल अच्छे थे तो बेटियों के बाल भी अच्छे होंगे। आंखों का रंग भी हम फैमिली से लेते हैं, तो दीज आर ऑल इनहेरिटेड जेनेटिक। ऐसा कोई पर्टिकुलर पेशेंट है जिसके बहुत ही ज़्यादा रेयर सिम्टम्स हो रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर, जो कि हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता? एक लेडी मुझे याद आ रही है, उनका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी कि मैं चल नहीं पा। चेकअप हुआ, कैंसर पाया गया, कैंसर बोन्स में आ रहा है। व्हेन वी एग्जामिन हर एंड वी रियलाइज्ड कि ब्रेस्ट में इतनी बड़ी गांठ पड़ी है। चेकअप कराया तो पता लगा कि वो ब्रेस्ट कैंसर था, एंड क्योंकि वो साइलेंट था, वो गांठ दर्द नहीं कर रही थी, तो चेकअप नहीं कराया, वो हड्डियों में चले गया, बोन्स कोलैप्स कर गई। Hello everyone, welcome to the another episode of the Health Convo podcast. I'm your host Rishika and welcome to our channel. So आज का जो पॉडकास्ट है वो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है। आजकल महिलाएं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है भारत में, महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है और उन्हें पता ही नहीं चलता है। खुद को सेल्फ एग्जामिन करने की बजाय वो इग्नोर करने लग जाती हैं। आजकल उनके लिए आसपास की चीज़ें, अपनी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, लेकिन खुद की हेल्थ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम आपको सेल्फ अवेयरनेस देंगे, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगे, डिफरेंट उनकी स्टेजेस के बारे में बताएंगे, कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर को क्योर कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, और किस तरह साइंस नए तरीके से आजकल ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनू वालिया जी। आज है हमारे साथ डॉक्टर मीनू वालिया, वाइस चेयरमैन ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट मैक्स हॉस्पिटल्स दिल्ली, first DNB qualified medical oncologist in the country, trailblazer in Indian oncology, a passionate researcher, author, and speaker, widely recognized for her contributions to both science and patient care, जो कि हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं रिगार्डिंग द कैंसर स्टेजेस एंड द ब्रेस्ट कैंसर। तो जो भी अभी सर्वाइव कर रहे हैं कैंसर को, जो भी अभी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं और जिनको पता नहीं कि कैसे अपने आप को ट्रीट करना है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ये पॉडकास्ट स्पेशली उनके लिए है। तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है द हेल्थ कॉन्वो पॉडकास्ट में। हाउ यू फीलिंग टुडे? एब्सोल्युटली ग्रेट। तो मैम सबसे पहले तो आज हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के बीच में रिगार्डिंग कैंसर डिजीज़। तो सबसे पहले मैम आप हमें ये वर्ड टर्म क्लियर कीजिए कि जो कैंसर डिजीज़ है उसका असली मीनिंग क्या है, क्योंकि लोग क्या कैंसर डिजीज़ का वर्ड सुनते ही घबरा जाते हैं, उनको तो लगता है द फाइनल स्टेज इज़ डेथ नाउ। सो व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट? सो कैंसर व्हेन वी से, सो सबके दिमाग में एक भयानक बीमारी का चित्र आता है, पर कैंसर अगर हम जानें, कैंसर एक बीमारी नहीं है। कैंसर एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है। 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं, और इन सब में क्या होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जो कॉमन होता है। वो बेसिक प्रिंसिपल कॉमन क्या है कि जो कैंसर के सेल्स हैं, मतलब एक कुछ कैंसर के सेल्स हैं जिनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब दे आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बॉडी। अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं और ग्रो करते जाते हैं, एंड देन उनकी कैपेसिटी होती है टू इन्वेड अदर ऑर्गन्स, टू मेटास्टेसाइज बॉडी के दूसरे पार्ट्स में चले जाना, बाकी ऑर्गन्स में चले जाना, और नॉर्मल सेल्स से भी न्यूट्रिशन लेके उनकी कॉस्ट पे वो ग्रो करते रहते हैं। सो ये बेसिक करेक्टरिस्टिक होता है कैंसर का।
और जब ये फिनोमेना बॉडी के किसी भी पार्ट में होता है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में शुरू होता है, तो उसे हम इस बीमारी का नाम देते हैं कि ये कैंसर हो गया है। अब ऐसा कैसे है कि कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, कुछ लंग कैंसर्स होते हैं, कुछ लिवर कैंसर्स होते हैं। तो इसमें बेसिक नाम जाता है कि ये जो फिनोमेना है ये कौन से पार्ट से शुरू हुआ है। अगर इस तरह की अनलिमिटेड ग्रोथ आपकी शुरू हो जाती है, या जो सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कैंसर सेल्स में, अगर इसकी शुरुआत ब्रेस्ट से होती है तो हम उसे ब्रेस्ट कैंसर का नाम देते हैं। अगर ये फेफड़ों से मतलब लंग्स से शुरू होती है तो इसको हम लंग कैंसर का नाम देते हैं। अगर ये बॉडी के जिस भी पार्ट से स्टार्ट होती है तो इसको उस कैंसर का नाम दिया जाता है। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि जब ये एडवांस स्टेज का कैंसर होता है तो आप पाते हैं कि चाहे वो ब्रेस्ट से शुरू हुआ है तो उसके सेल्स लंग में भी चले गए, लिवर में भी चले गए, बोन्स में भी चले गए। It doesn't mean that now it has become a bone cancer or it has become a liver cancer. तो कैंसर के सेल्स जहाँ से शुरू होते हैं तो उनका नाम उसी के हिसाब से रखा जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर की ये स्टेज है प्रोबेबली, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड कर गई है। सो मैम, अगर पर्टिकुलरली हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो आज के टाइम में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। इंडिया में तो हर दूसरी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो कि अपने अर्ली 40s में है। तो इतनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर होना आखिर क्या कारण है इसका? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन वी से कि आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है। पर फैक्ट ये है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो जो मेजर चेंज हुआ है 2020 के बाद, हम कहते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इट हैज़ बिकम नंबर 1 कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो मोस्ट पीपल व्हेन आई से इट इज़ नंबर 1 कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि शायद नंबर 1 कैंसर अमंग द वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि औरतों में, महिलाओं में ये नंबर 1 कैंसर है। बट फैक्ट ये है कि ये नंबर 1 कैंसर है पुटिंग बोथ मेन एंड वुमेन टुगेदर। सो अगर आप मतलब जो कैंसर मेजरली आपके 50% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है, मेनली फीमेल्स में होता है, वो कैंसर जब नंबर 1 कैंसर बन जाता है तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा ग्रेविटी है ऑफ द सिचुएशन, मतलब कितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। सो येस, ब्रेस्ट कैंसर हैज़ नाउ बिकम नंबर 1 कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया इज़ ऑल्सो नाउ, अभी तक क्या था इंडिया में नंबर 1 कैंसर हमारा क्या होता था, फीमेल्स में हम कहते थे सर्विक्स का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। दैट यूज्ड टू बी द नंबर 1 कैंसर अर्लियर अमंग द इंडियन फीमेल्स। पर आज की डेट में भारत में भी, भारतीय महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में या हम भारत में अगर हम बोलें, ज़्यादातर कैंसर्स आर सीन एट ए यंगर एज कंपेयर टू द वेस्टर्न काउंटर पार्ट। तो जो जैसे मीडियन एज ग्रुप अगर हम वेस्ट में बोलते हैं, यूरोप में बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं, जिस एज में ज़्यादातर कैंसर्स होते हैं, हमारी कंट्री में ये कैंसर्स उससे तकरीबन 10 साल पहले होते हैं, जो मीडियन एज होता है। सो मोर एंड मोर यंगर पीपल आर मतलब कैंसर से के ग्रस्त में आते जा रहे हैं। एंड दैट हैज़ अ लॉट टू डू विथ सो मेनी थिंग्स, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे खान पान में, हमारे रहने के स्टाइल में, हमारे जो हमारा पैटर्न्स हमारे चेंज होते जा रहे हैं। सो आई ऑलवेज से कि हम वी ट्राई टू कॉपी द वेस्टर्न वर्ल्ड। हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करना चाहते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे उनकी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके जैसे हमारा पहन रहना सहना सब होता है। पर इसके साथ ही हम उनकी बीमारियों को भी अपना रहे हैं। सो कैंसर वॉज जनरली मतलब ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डेवलप नेशंस की बीमारी थी। अब इंडिया जैसे ही जैसे डेवलपिंग से डेवलप नेशन में आ रहा है तो हमें ये बीमारियां भी साथ में मिल रही हैं। सो मैम, एक स्पेशल क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कैंसर के इतने सारे टाइप्स रहते हैं, तो स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ था? सो ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट, अगर मैंने जैसे बताया, ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ नेम गिवन टू कि ब्रेस्ट में जब ये फिनोमेना, ये सेल्स, कैंसर के सेल्स अगर ब्रेस्ट में, स्तन में सबसे पहले ये चेंज होने शुरू होते हैं, वहाँ पे गांठ बनती हैं, वहाँ पे ये फिनोमेना शुरू होता है, तो उसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और ये फिनोमेना बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि ये कौन से पार्ट में ये शुरुआत होती है, उस हिसाब से उसे कहा जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है।
दूसरा अगर आप कहें कि कैंसर ओरिजिनेट मतलब कैंसर कब से है, दैट इज़ व्हाट आई थिंक आप पूछना चाह रही हैं। यस यस सो कैंसर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम आजकल कैंसर की इतनी बात करते हैं तो शायद कैंसर अभी कुछ सालों से ही है जो कैंसर जैसी बीमारी आ गई है। जैसे HIV एड्स पहले नहीं सुनते थे, यस है ना, इट वाज वन ऑफ द रीसेंट इलनेसेस। कोविड अभी अभी आया है, पर अगर असल में कहा जाए तो कैंसर बहुत 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 सालों से है, सदियों से है। आई वुड रादर से कि शायद जब से मैनकाइंड है तब से कैंसर है। सिर्फ ये है कि आज अटेंशन में ज़्यादा आ रहा है, पहले हमें इतना मालूम नहीं होता था। अगर मैं कहूँ कि जो ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ कैंसर है, दैट इज़ एन इजिप्शियन टेक्स्ट बुक, एंड दैट इज़ 3000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, उस सदी में। उसमें एक इजिप्शियन टेक्स्ट बुक है, उसमें एक पैपिरस की, जिसमें एक पन्ने पे 8 ब्रेस्ट ट्यूमर्स के केसेस डिस्क्राइब्ड हैं। तो हमें ये रिटन एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ कैंसर है। तो इतना पुराना है, मतलब 3000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, तब से कैंसर है। इवन जो इजिप्शियन ममीज है हजारों हजारों साल पुरानी, उनमें भी कैंसर का एविडेंस, उनकी बोन्स में भी कैंसर का एविडेंस पाया गया है। डायनासोर्स की बोन्स पे कैंसर का एविडेंस पाया गया है। सो कैंसर आज की बीमारी नहीं है, कैंसर सदियों से है। सिर्फ ये है कि आज शायद कैंसर के नंबर्स बढ़ रहे हैं, आज कैंसर हाईलाइट ज़्यादा होता है, हम कैंसर के बारे में जानते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट इवॉल्व हो गए हैं, और हमारा सब कुछ पैटर्न इतना चेंज हो गया कि कैंसर के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो आज हम कैंसर के बहुत सारे नंबर है, इसलिए कैंसर के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। अच्छा मैम, कहा जाता है ना कि कैंसर जो है वो हायरार्की से होता है, फैमिली ट्रेडिशन से चला आता है, अगर मॉम को है तो फिर उनकी बेटी को भी होगा। सो इज़ इट ट्रू, ऐसा होता है? इट इज़ पार्शली ट्रू। आई विल नॉट से कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इसके दो मायने हैं। इसके दो मायने हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेरी फैमिली में तो कैंसर किसी को नहीं था, तो मुझे कैंसर क्यों होगा। एग्जैक्टली। दिस इज़ नॉट द थिंग। यस, कुछ कैंसर्स हेरिडिटरी होते हैं। हेरिडिटरी का क्या मतलब है कि ऐसी जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं जो जीन्स में आगे हेरिडिटरी, वो जीन्स इनहेरिट होते हैं। मतलब अगर माँ में थे तो आगे बच्चियों में होंगे, आगे उसके आगे जनरेशन में होंगे, और उन जीन्स की इन म्यूटेशंस की वजह से आगे कैंसर होने का चांस होता है। सो कुछ कैंसर्स हम कहते हैं विच आर बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस, जो आपकी फैमिली में चलती हैं, और फैमिली में चलती हैं तो आप उन जीन्स की वजह से शायद आपको वो बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे बाकी भी तो बहुत सारे इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं। हमारे बाल, हम जनरली कहते हैं ना, फैमिली में माँ के बाल अच्छे थे तो बेटियों के बाल भी अच्छे होंगे, आंखों का रंग भी हम फैमिली से रहते हैं, तो दीज आर ऑल इनहेरिटेड जेनेटिक कैरेक्टर्स। बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आपको कोई इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन नहीं दिखेगी और फिर भी कैंसर मिलेगा। तो व्हाट आई विल से, अगर मैं 100 कैंसर के पेशेंट्स देख रही हूँ, तो कैंसर वेयर इट इज़ बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस और विद अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, ये सिर्फ 5 से 10% केसेस में ही होंगे। मतलब 90% पेशेंट ऐसे होंगे, वो 90 महिलाएं ऐसी होंगी जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर नहीं होगी। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर वगैरह की हिस्ट्री है, सो देयर आर सर्टेन कैंसर विच वी नो कि कुछ पर्टिकुलर जीन्स है, जैसे हम कहते हैं ब्रेका जीन। ब्रेका इज़ अ नोन ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएटेड जीन। अगर ब्रेका जीन में म्यूटेशन होती है, सो आप में अगर उन फैमिलीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होने का, ओवेरियन कैंसर होने का, इवन मेल्स में प्रोस्टेट पेनक्रेटिक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज की डेट में हमें ये इन्फॉर्मेशन है। तो पर लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तब भी यू कैन नॉट बी 100% इम्यून फ्रॉम कैंसर, यू कैन स्टिल हैव कैंसर। अच्छा मैम, क्या होता है ना कि अगर मानिए हमारी फैमिली में हमें किसी को भी कैंसर है, मॉम को है, डैड को है, मेरी मॉम को है समझिए, तो फिर ऐसा क्या कर सकते हैं हम, कुछ ऐसा कर सकते हैं उसे अवॉइड करने के लिए? अभी हमें हुआ नहीं है लेकिन मेरी मॉम को है, तो हम ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि हमें कैंसर ना हो, हम उससे प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को, उस हायरार्की से, हेरिडिटी से? So I think you would have known about the Angelina Jolie story and the Angelina Jolie effect, which we say कि after Angelina Jolie the whole world is seeing the Angelina Jolie effect.
So just for the viewers, what I will highlight, most people think कि एंजेलिना जॉली को ब्रेस्ट कैंसर था, बट लोगों को ये नहीं पता कि उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं था। एक्चुअली फैक्ट क्या था कि उनकी मदर को कैंसर था, उनकी नानी को कैंसर था, उनकी मासी को कैंसर था। सो देयर वाज अ हिस्ट्री, वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। सो एंजेलिना जोली इज अगेन, आई मीन शी थॉट कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आगे मुझे भी कैंसर होने का होगा। चांस ज़्यादा है। तो इंडिया में ना हमें बहुत एफर्ट्स होते हैं लोगों को ये समझाने के लिए कि आप सही टाइम पे मैमोग्राफी कराओ कि कैंसर को जल्दी पकड़ा जाए। तो वहाँ पे ये लोग मैमोग्राफी वगैरह तो करते हैं, बट देन शी सेड कि जब मैमोग्राफी वगैरह होएगी तब कैंसर होएगा तो एटलीस्ट तब ऑलरेडी कैंसर शुरुआत तो हो गई होएगी, क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ कि मुझे पता लग जाए कि व्हाट इज़ माय फ्यूचर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। Exactly. सो व्हाट शी वेंट अहेड एंड डिड, उन्होंने क्या कराया, उन्होंने अपना जीनोमिक प्रोफाइलिंग कराई, मतलब जीनोमिक टेस्टिंग कराई, जेनेटिक जो हम कहते हैं ना, जेनेटिक टेस्टिंग कराई, और उस टेस्ट में पाया गया कि उनकी फैमिली में ब्रेका म्यूटेशन है। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ब्रेका म्यूटेशन इज़ एक तरह के ये ऐसे जीन्स होते हैं कि अगर ब्रेका जीन्स में म्यूटेशन होती है तो आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इस तरह के कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो जिन केसेस में, जिन फैमिलीज़ में ये म्यूटेशन होती है, उन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है ब्रेस्ट का, ओवरी का, पैनक्रियाज का, प्रोस्टेट कैंसर का। तो जब उन्होंने पाया कि ये म्यूटेशन है, दैट मीन्स उनमें लाइफ टाइम रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट शी वेंट अहेड एंड गॉट इट डन इज शी वेंट फॉर प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी, मतलब अ somebody from the Hollywood industry, जहाँ ग्लैमर, इट इज़ ऑल अबाउट ग्लैमर, शी वेंट अहेड एंड शी टुक सच अ बोल्ड स्टेप कि उन्होंने अपने प्रोफाइलेक्टिक मतलब प्रिवेंटिव, पहले ही उन्होंने अपनी ब्रेस्ट को रिमूव कराया। शी वेंट अहेड फॉर अ सर्जरी और उसको फिर ब्रेस्ट की रिकन्स्ट्रक्शन कराई। आज की डेट में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज आर अवेलेबल। सो दिस वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एंड जिसने दुनिया को हिला दिया। और आज उसके बाद हमने पहले बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज की डेट में मेरे अपने ही पेशेंट हैं जो बहुत सारे आते हैं ऐसे, जिनके फैमिली में ब्रेका म्यूटेशन है, तो उनकी बेटियां आती हैं और वो आके, वन ऑफ माय पेशेंट शी केम फ्रॉम कनाडा, उसकी डॉटर केम फ्रॉम कनाडा, दे फाउंड कि उनका ब्रेका म्यूटेशन है। तो आते हैं और फिर वो ये स्टेप की बात करते हैं, कैन वी गो हेड एंड गेट अ प्रिवेंटिव ब्रेस्ट सर्जरी डन, और उसके बाद ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन डन। इवन ब्रेका म्यूटेशन में कहा जाता है कि अगर आपकी फैमिली में ब्रेका म्यूटेशन है, तो अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद, आफ्टर द एज ऑफ 35, वंस योर फैमिली इज कंप्लीटेड, हम कहते हैं यूट्रस और ओवरीज को भी निकालना चाहिए, बिकॉज उसके बाद ओवेरियन कैंसर का रिस्क को आप ऐसे ही कम कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि अगर आपको, हमें पहले ही जेनेटिक टेस्ट से पता लग जाता है कि इस तरह के कैंसर होने के चांसेस हैं, तो एक तो होती है, इसे हम कहते हैं रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज, मतलब रिस्क, कैंसर के रिस्क को कम करने वाले आप उन ऑर्गन्स के सर्जरी कर सकते हो। बट दूसरी जानने वाली बात है कि आप हर ऑर्गन की तो सर्जरी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर के हमें रिस्क अगर हम वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं विद दिस जीनोमिक टेस्ट, सो और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप, एक होती है नॉर्मल स्क्रीनिंग, दूसरी होती है हाई रिस्क स्क्रीनिंग। अगर आप हाई रिस्क फैमिली में हैं, सो आपके साथ पूरा वो हो सकता है कि आपको क्या क्या, किस किस पॉइंट पे कराना चाहिए, क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, ताकि गॉड फॉरबिड अगर कल को कैंसर होता है तो उसको हम जल्दी पकड़ सकते हैं। सो एक जैसे कुछ हाई रिस्क है फैमिलीज है, तो उनमें हम कॉलोनोस्कोपी जो होता है, अंतड़ियों का जो कॉलोनोस्कोपी अंतड़ियों के कैंसर के लिए टेस्ट कराते हैं, उसको जल्दी एज पे बोलते हैं कि पहले की एज पे शुरू हो जाए, ताकि कल को अगर कोलोन का कैंसर होता है तो बिल्कुल छोटा सा ही होता है, आप उसको जल्दी पकड़ सकते हो, अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हो, आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो जो हाई रिस्क स्क्रीनिंग होती है, इन हाई रिस्क फैमिलीज की स्क्रीनिंग होती है, वो बिल्कुल उसके अलग रिकमेंडेशंस होते हैं, तो वो रिकमेंडेशंस पेशेंट को दिए जाते हैं। पेशेंट को मतलब जो आपको लगता है कि इनमें आगे कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, तो आप उस तरह की रिकमेंडेशंस दे सकते हो कि ताकि अगर कल को कैंसर होता भी है तो हम उसको जल्दी पकड़ पाएँ और वो डिले ना हो।
सो मैम अभी हम काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी साइंस में ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के कौन से नए तरीके आ गए हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं? आई विल रादर से कि हम कैंसर की अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सो कैंसर की ट्रीटमेंट हैज़ चेंज्ड 360 डिग्री। मतलब वी हैव कम अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ आगे, पूरा थॉट प्रोसेस ही कैंसर को कैसे ट्रीट करते थे, वो पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है। जैसे हम कैंसर की ट्रीटमेंट्स की बात करें तो हमारे व्यूअर्स के लिए कैंसर की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो तीन मेजर तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक होती है सर्जरी, दूसरी होती है रेडिएशन जिसको आम भाषा में हम कहते हैं सिकाई, और तीसरी होती है दवाई, मतलब मेडिसिन। ठीक है, जहाँ पे सर्जरी नहीं होनी, सिकाई नहीं होनी, वहाँ पे मेडिसिन का रोल होता है। तो सर्जरी जैसे एक तरह की लोकल थेरेपी होती है। लोकल थेरेपी मतलब जहाँ पे आपको गांठ दिखाई दे रही है, आप गांठ को निकाल देते हो, तो इसे कहा जाता है सर्जरी। इसी तरह से रेडिएशन, रेडिएशन भी एक तरह की लोकल थेरेपी है। लोकल थेरेपी मतलब जहाँ पे आपको वो गांठ दिख रही है, आप वहाँ पे हाई बीम रेडिएशन देते हो, और वो हाई बीम रेडिएशन वहाँ पे कैंसर सेल्स को किल करती है। ये जो दो थेरेपीज़ हैं, दे आर देयर फॉर एजेस ऑल टुगेदर। सो इवन जो मैं अभी पहले बात कर रही थी, 3000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, तब भी जो मेन कैंसर का ट्रीटमेंट होता था तो उसे हम कहा कहते थे सर्जरी। तो जहाँ पे जिस ऑर्गन में वो हो जाते थे कैंसर सेल्स, तो व्हाट दे यूज टू डू इज दे यूज टू रिमूव दैट ऑर्गन। उस इवन अगर हम सुश्रुतता के स्ट्रक्चर्स में भी जाते हैं ना, सो अंग भंग इज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड फॉर कैंसर केसेस। मतलब अब कैंसर जिस पार्ट में हो गया है, आप उसको काट के अलग कर देते हैं कि आप उसको रोक ही नहीं पाते। उसके बाद सर्जरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद आई हमारी रेडिएशन या सिकाई, थैंक्स टू मैडम क्यूरी। जब सिकाई आई तो उन्होंने ये पाया कि आप जब हाई बीम रेडिएशन देते हो तब भी आप कैंसर सेल्स को किल करते हो, तो आपने रेडिएशन देनी भी स्टार्ट करी। जहाँ पे ऐसे पोर्शन में कैंसर होता था जहाँ पे सर्जरी नहीं करी जा सकती, वो ब्लड वेसल से चिपका हुआ है या नर्व से चिपका हुआ है, बहुत जिन पोर्शन पे सर्जरी नहीं होती थी, तो उन डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ पे हम रेडिएशन देते थे। उसके बाद आया सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपीज़ मतलब दवाइयाँ। अब दवाइयों में जो प्रोटोटाइप ऑफ दवाइयाँ हैं वो हैं कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, कीमोथेरेपी का क्या मतलब है? कैंसर से कैंसर से जो कैंसर के लिए जो कैंसर सेल्स के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी। So chemotherapy, although a chance discovery, a very interesting discovery, but ultimately we know कि chemotherapy भी एक दवाई नहीं है। There are multiple types of chemotherapeutics, बहुत सारे different types के chemotherapeutic medicines हैं, और chemotherapy से भी हम आगे आज बहुत आगे आ गए हैं। हम कीमोथेरेपी के अलावा मॉडर्न कीमोथेरेपी हैं, उसमें और मॉडर्न मॉलिक्यूल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, हमारे पास इम्यूनो ऑन्कोलॉजी की रेंज है। सो बहुत सारी और मेडिसिन्स हैं जिससे हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। अब आया कि कैंसर ट्रीटमेंट में क्या चेंज आया। जैसे मैंने कहा ना, पहले हमारा फोकस होता था लोकल थेरेपीज़ पे। हम सिस्टमिक थेरेपीज़ यानी दवाइयों पे तभी आते थे जब हमें लगता था कि इसको हम ट्यूमर को नहीं ना सर्जरी कर पा रहे हैं, ना रेडिएशन कर पा रहे हैं, ये शरीर में फैल गया, तभी हम देते थे। आज जो मेजर फोकस आता जा रहा है वो सिस्टमिक थेरेपीज पे आ रहा है, क्योंकि जो मेजर थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि आज की डेट पे ये रियलाइज़ किया जाता है कि कैंसर इज़ अ सिस्टमिक डिजीज़ टू बिगिन विद। इसका मतलब है कि जब कैंसर की गांठ हमें छोटी सी भी दिख रही है ना, वो एक्चुअली उसी जगह नहीं है, चाहे वो छोटी सी दिख रही है, वो उसी जगह नहीं है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स का बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिक करेक्टरिस्टिक है कि वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होंगे। बेसिक करेक्टरिस्टिक है उनको एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज, एबिलिटी टू एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। तो वो बेसिक करेक्टरिस्टिक है। जब एक जगह पे एक गांठ बन रही है, कहते हैं कि सीटी स्कैन में 1 सेंटीमीटर की गांठ दिखेगी आपको जब वहाँ पे 10 टू द पावर 9 सेल्स इकट्ठे होंगे।
एक ही जगह पे। जब वो मल्टीप्लाई होके 10⁹ सेल्स 1 सेंटीमीटर की गांठ बना रहे हैं, तब तक वही सेल्स, उनमें से बहुत सारे सेल्स हैं ना जो आपस में चिपके नहीं हैं, जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और बाकी पार्ट्स में जाते हैं, और जो क्योंकि इतने छोटे होते हैं तो किसी भी स्कैन में दिखते नहीं हैं। सो आज का थॉट प्रोसेस है, इवन व्हेन वी फील दैट द कैंसर इज लोकलाइज्ड, इन मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स इट इज़ अ सिस्टमिक डिजीज टू बिगिन में। और अभी तक हमारा फोकस क्या होता था, वी वुड बी फोकसिंग ऑन ओनली जो हमें दिख रहा है, we were not focusing on that microscopic disease which was there in different parts of the body. So अभी ट्रीटमेंट में पैटर्न में इसी वजह से मेडिसिन्स, बिकॉज सिस्टमिक थेरेपीज मेडिसिन्स दे गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनकी इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा होती जा रही है। पहले जैसे मैंने बताया जिनमें सर्जरी और रेडिएशन नहीं होती थी उसी में हम कीमो देते थे। आज की डेट में बहुत सारे ऑपरेबल कैंसर्स में भी आप पहले सिस्टमिक थेरेपीज देते हो, क्योंकि आप इस माइक्रोस्कोप को मालूम है आपकी ट्रीटमेंट क्यों फेल करेगी, क्योंकि कल को कैंसर आएगा, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक मेड्स जो रह गए हैं, जब वो कैंसर वापस आएगा। तो इसलिए आप पहले सिस्टमिक थेरेपीज पे जाते हो, आप पहले मेडिसिन वगैरह देते हो, गांठ को कम करते हो, और फिर सर्जरी पे जाते हो। और इससे आप और भी 2 एडवांटेज होते हैं। क्या एडवांटेज होते हैं कि आप जब पहले मेडिसिन देते हो और गांठ को कम करके सर्जरी करते हो, तो आप देखते हो कि आपकी दवाइयों ने कितना काम करा। मेडिकल भाषा में हम इस द टर्म हम जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं पीसीआर, मतलब पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स। कैंसर के सेल्स खत्म हो गए, नहीं खत्म हुए, कितने बचे हुए हैं। सो ये हमें बताता है कि इसमें कैंसर के वापस आने का क्या चांस है। सो जब आप सर्जरी करके वो निकालते हो, आप पैथोलॉजिकल ब्रेस्ट कैंसर में ये बहुत कॉमनली हो गया है कि आजकल बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर्स में हम पहले दवाइयाँ देते हैं, पहले टारगेटेड थेरेपीज देते हैं, और फिर देखते हैं कि सर्जरी करते हैं, फिर देखते हैं कैंसर के सेल्स कितने बचे। अगर पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं हुआ, मतलब कैंसर के सेल्स अभी भी बच गए हमारी दवाइयों के बावजूद, तो मतलब ये है कि ऐसे कुछ सेल्स थे जो भी हमने दवाइयाँ दी वो उसको रेजिस्टेंट थे। तो यही सेल्स हैं जो बॉडी में रह जाएंगे और वापस आने का चांस ज़्यादा है। तो इसलिए आप सर्जरी के बाद यू चेंज योर हथियार, यू चेंज योर गियर्स। सो आप अपने अम्निशन चेंज करते हो, तो आप थोड़ी डिफरेंट दवाइयाँ देते हो, डिफरेंट टारगेटेड थेरेपी देते हो, ताकि अगर कुछ सेल्स बचे हैं तो आप डिफरेंट मैकेनिज्म की डिफरेंट दवाई देके उनको भी किल करते हो। और इसी वजह से व्हाट वी सी इज़ कि आज की डेट में रिजल्ट्स बहुत बेटर हो गए हैं। So this is what I say, a major game changer in the way we used to treat cancer. पहले हम जो दिखता था उसी पे फोकस करते थे, अब हम जो दिख रहा है उसके अलावा जो नहीं भी दिख रहा, जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज है, हम उसको भी इग्नोर नहीं करते, उस पे भी फोकस करके और उस पे अटैक करते हैं। तो इस वजह से द वे वी ट्रीट कैंसर्स इज नाउ वेरी वेरी डिफरेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले क्या होता था, पहले वी हैड ओनली वन टाइप ऑफ मेडिसिन, वी हैड ओनली कीमो, है ना। और कीमो कैन नॉट डिस्टिंग्विश विच इज़ अ कैंसर सेल एंड विच इज़ अ नॉर्मल सेल। तो उसको वो कैसे डिस्टिंग्विश करती थी, क्योंकि कैंसर सेल्स बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। सो कीमो वुड किल दोज सेल्स विच आर रैपिडली मल्टीप्लाइंग, है ना। सो हम देखते थे कहाँ रैपिड डीएनए वो डिफरेंट सेल साइकिल के है, एस फेज में कितने रहते हैं, तो कीमो जाके उनको अटैक करती थी, ठीक है। But now we are with our advancements, now we are trying to understand what is the basic phenomena that goes wrong जिसकी वजह से सेल रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो अब आप मेडिसिन डेवलप करते हो उस बेसिक पैथोलॉजी के अगेंस्ट। सो अब आप रैपिड मल्टीप्लिकेशन वो तो एक इफेक्ट है, उनको किल करते हो। तभी व्हाट वी से टुडे इज द एरा ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन। आप टारगेटेड मेडिसिन देने लगते हो। टारगेटेड मेडिसिन का क्या मतलब है, जैसे बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें एक म्यूटेशन आती है जिसे हम कहते हैं HER2 म्यूटेशन। अब HER2 म्यूटेशन पहले मालूम था हमें कि जिन कैंसर्स में HER2 म्यूटेशन होती है वो नॉर्मल कैंसर से ज़्यादा ख़राब होते हैं, उनमें वापस आने का चांस ज़्यादा होता है, उसमें ब्रेन में जाने का चांस होता है, और ट्रीटमेंट के बाद भी वो वापस आ जाते थे। अब आपको मालूम है HER2 म्यूटेशन है, हाँ HER2 एक्सप्रेशन ज़्यादा है, HER2 पॉजिटिव कैंसर्स हैं। सो अब आप उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हो। तो मतलब बेसिकली यू आर गिविंग अ मेडिसिन जड़ के लिए कि जो जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है। तो जब आप उसको ठीक करते हो तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर होते हैं।
So this is what we say, the targeted medicines which have come now in oncology. Not only breast cancer, lung cancer में भी आप specific mutation देते हो और specific mutation की दवाई देते हो तो treatment it is a game changer. कि अब जिन पहले कैंसर पेशेंट्स को सर्वाइवल बहुत लिमिटेड होता था, अब उनका क्योंकि अब जड़ से उसको ठीक करने की दवाइयाँ अवेलेबल है तो आप उसको ठीक करते हो और रिजल्ट्स बेटर आते हैं. इसी तरह से आपकी एक इम्यूनो ऑन्कोलॉजी हैज़ कम इन अ बिग वे. सो अ सिंपल एग्जाम्पल क्या होता था, जैसे हमें खांसी जुकाम बुखार हुआ, कुछ भी होता है, सो हम कहते हैं ना कि आप एक नॉर्मल वायरल इलनेस है जो अ, ठीक हो जाएगी. आप दवाई लोगे तो आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, नई दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे. बेसिक आइडिया क्या होता है, बिकॉज दीज आर द इलनेसेस जिसमें शायद दवाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी एक्ट करती है. सो आपके बॉडी के टी सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो द मिनट कोई फॉरेन चीज़ आपकी बॉडी में जाती है, वायरल एंटीजन्स जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जाके इनको ख़त्म कर देते हैं. अब होता क्या था कि कैंसर जब होता था बॉडी में, सो कैंसर सेल्स वो एंटीजन्स एक्सप्रेस करते हैं. जब एंटीजन्स एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा बॉडी का इम्यून प्रोसेस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट होता है. जब एक्टिवेट होता है तो इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होके कैंसर की जगह जाते हैं और कैंसर सेल्स को किल करने की कोशिश करते हैं. बट अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि फिर कैंसर होते ही क्यों है. अगर वो इसलिए होता है बिकॉज कैंसर सेल्स आर वेरी स्मार्ट सेल्स. They know ways how to escape from the body's immune processes. एक तरह से what I say in simple words, वो एक मास्क डाल पाते हैं in the sense कि जब भी बॉडी के इम्यून सेल्स जाते हैं तो वो ये रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि ये कैंसर सेल है या बॉडी का नॉर्मल सेल है. तो वो इम्यून सेल्स साइलेंट स्पेक्टेटर्स की तरह बैठ जाते हैं. एक तरह से एक कमरा सोचो, एक कमरे में बहुत सारी जनता है, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट भी है, पुलिस आती है, तो पुलिस को नहीं पता लगता कि टेररिस्ट कौन है एंड नॉर्मल बंदे कौन, इन सिविलियंस कौन है. सो वो तो फिर किसी को भी नहीं मारेगी ना, कहीं इस प्रोसेस में सिविलियंस ना मारे जाए. सो यही थॉट प्रोसेस बॉडी में होता है कि इम्यून सेल्स, बॉडी का भी नेचर का ये डिक्टम है कि नॉर्मल बॉडी सेल्स ना किल होए, तो इसलिए इम्यून सेल्स भी कुछ नहीं करते, वो साइलेंटली बैठे रहते हैं. सो जो आज की डेट में हम द रियल इम्यूनो ऑन्कोलॉजी, द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट वी टॉक ऑफ, द मेडिकल पीपल टॉक ऑफ इज, कहने वाले बहुत सारे लोग इम्यूनोथेरेपी के नाम पे कुछ भी बेचते हैं. वो दैट इज़ नॉट ये खा लो, ये सीरा ले लो, ये ले लो, दैट्स डिफरेंट, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जो मैं बात कर रही हूँ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. सो हम रियल इम्यूनो ऑन्कोलॉजी की जब बात करते हैं तो उसमें ऐसी ड्रग्स आती हैं जो एक सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो जाके उस कमरे में जाके टेररिस्ट के फेस में से, जो सबके फेस में से मास्क है, वो मास्क हटा देती है या फिर उनको मार्क कर देती है कि ये टेररिस्ट है, एंड बॉडी की इम्यून सेल जाके उनको पिक करके उनको किल कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी से इज अगेन अनदर गेम चेंजर इन कैंसर. देयर वर फ्यू सेल्स जिसमें कीमो काम ही नहीं करती थी, जैसे मेटास्टेटिक रीनल सेल कैंसर. मेटास्टेटिक आरसीसी में कीमो की मेडिसिन नहीं काम करती थी, बट आज की डेट में विद इम्यूनोथेरेपी वंडरफुल रिजल्ट्स वी फाइंड. क्यों वंडरफुल रिजल्ट्स हैं कि नाउ वी हैव मेडिसिन्स जो बॉडी के इम्यून सेल्स को इतना एक्टिवेट कर देती है कि वो कैंसर सेल्स को किल कर सकते हैं. तो विद ऑल दिस न्यू थेरेपीज दैट इज कमिंग, कार टी सेल इज अनदर बिग, वो भी यही है. आप बॉडी के इम्यून सेल्स को इतना सशक्त कर रहे हो और उसको एबिलिटी दे रहे हो टू किल, रिकग्नाइज द कैंसर सेल्स एंड किल द कैंसर सेल्स, जिससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए. तो कैंसर ट्रीटमेंट इज एक्चुअली द गेम चेंजर. ओह दैट्स ग्रेट. सो मैम अभी ना कुछ वुमेन हैं जिनको अर्ली स्टेजेस में पता लग गया कि दे हैव समथिंग लम्प इन देयर ब्रेस्ट और कुछ और उनको अर्ली सिम्टम्स देखने को मिल गए. So, ऐसे क्या वो डूज एंड डोंट्स फॉलो कर सकते कि वो आगे के लिए अपने आप को उसको और बढ़ावा ना दे और प्रिवेंट करें? सो देखो, अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड. मैं इसके लिए सबसे पहले कहूँगी कि अगर आपकी ब्रेस्ट में लंप है देन डोंट इग्नोर इट. First thing is go to a doctor. Whenever in doubt, go to a doctor. We are fortunately डॉक्टर की एक्सेस इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है. वी आर इन अ स्पेशली जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप बैठे हुए हो, हार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंट्री, एंड इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ आर रियली ग्रेट. वी गेट पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम इतनी दूर दूर से, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज से हमारे पास आते हैं, क्योंकि वहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है. सिंपल एग्जाम्पल जस्ट टू हाईलाइट आई विल टेल. अभी मैंने रिसेंटली कुछ महीने पहले ही एक लेडी देखी थी
विच आई कैन नॉट फॉरगेट। शी वॉज, हम कहते हैं ना गाँव की लेडीज़ है, असेस नहीं है इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये लेडी इज़ अ प्रिंसिपल, शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल। एंड जब वो मेरे पास आई, उनकी ब्रेस्ट में 8 सेंटीमीटर के करीब का गांठ थी। एंड आके दिखाया उन्होंने, तो नॉर्मली जब मैंने एग्जामिन वगैरह करा उसके बाद पूछा कि कब से है गांठ, तो आंसर था मैम 8-9 महीने से। 8-9 महीने से आपके ब्रेस्ट में एक गांठ है जिसके बारे में आप जानते हैं। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि दिखाया क्यों नहीं भी, 8-9 महीने से हो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, पढ़े लिखे हो, आप स्कूल की प्रिंसिपल हो, और आपने दिखाया क्यों नहीं? और सिंपल आंसर क्या था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ, अ लम्प विच इज पेनलेस डज नॉट मीन दैट इट इज हार्मलेस। एग्जैक्टली। आपके दांत में दर्द होता है ना, आप रात को अगले दिन छुट्टी लोगे, सुबह अस्पताल पहुंच जाओगे, क्योंकि दर्द हो रही है ना, दर्द सहन नहीं करते। बट नॉर्मली ज़्यादातर कैंसर की गांठों में पेन नहीं होता शुरुआती स्टेज में, या काफ़ी बड़ी स्टेज तक पेन नहीं होता, पेन बहुत देर से होता है। तो इस वजह से अगर हमारे शरीर में गांठें होती हैं और उसमें दर्द नहीं होता तो हम उसको इग्नोर करते हैं। हम ज़्यादातर, आप हिस्ट्री देखते हो, मैंने बताया ना, 8 महीने से आप 8 महीने में इतनी बड़ी गांठ होगी, अभी तक दिखाया नहीं। सो वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपके शरीर में कोई भी चेंज हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तो उसे आप इग्नोर नहीं करें। तो ब्रेस्ट कैंसर को जैसे एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर आपके शरीर में कोई सिम्टम है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। सिम्टम का क्या मतलब है, अगर मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, ब्रेस्ट में आपके, ब्रेस्ट में, दोनों ब्रेस्ट में किसी तरह की इरेगुलरिटी, अब चेंज आ रहा है, मतलब एक साइज, एक साइड की ब्रेस्ट का साइज बढ़ता जा रहा है, या निपल अंदर की तरफ जा रही है, रिसेंट निपल का इन्वर्जन हो रहा है, या वहाँ पे कोई गांठ महसूस हो रही है, या स्किन छिल रहा है, या निपल का स्किन छिल रहा है, स्किन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स आ रहे हैं, उसे हम प्यूडी ऑरेंज कहते हैं, जैसे ऑरेंज पील जैसा अपीयरेंस आ रहा है, इस तरह के निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, यूनिलेटरल एक ही साइड निपल से रीसनी शुरू हो गई है, तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, इनको इग्नोर नहीं करें। ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकते हैं, और कई बार ब्रेस्ट का कुछ पोर्शन आपका बगल में भी जाता है, जिसे हम एक्सिला कहते हैं, तो कई बार ये चेंजेस वहाँ पे भी शुरू हो सकते हैं। तो इन सबको इग्नोर नहीं करें, आप अपने पास जो भी नियरेस्ट डॉक्टर अवेलेबल है, जो फैसिलिटी अवेलेबल है, एक बार जाके टेस्ट ज़रूर करें। ये तो होता है आपको लक्षण हुआ, सिम्टम हुआ, तब आप डॉक्टर के पास गए। एक तो ये है, जैसे हम कहते हैं ना, इन द वर्ड्स ऑफ आइंस्टीन, दिस इज व्हाट यू से, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप इलाज तो कराओगे, पर अगर आप जीनियस हो देन आप सिम्टम का वेट नहीं करते, डेफिनेटली। आप उससे पहले सोचते हो हाउ यू कैन, मतलब होने से पहले, जब तक ये गांठें होने से पहले आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप इस चीज़ को पहले पकड़ पाओ। इन चीज़ों को हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट कि आपके सिम्टम्स होने से पहले, आपको कुछ पता लगने से पहले ही आप क्या कैंसर को बिल्कुल शुरुआती छोटी सी स्टेज में पकड़ सकते हो। स्टेज 0 में भी आप कैंसर को पकड़ सकते हो। क्या आपने स्टेज 0 सुना है? इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने स्टेज 0 नहीं नहीं सुना, सुना है। क्योंकि वो स्क्रीनिंग के लिए नहीं जाते। स्क्रीनिंग पे अगर आप जाते हो तो आप स्टेज 0 में भी कैंसर को पकड़ सकते हो, और जब आप कैंसर को स्टेज 0 में पकड़ोगे देन यू कैन थिंक ऑफ कि ठीक होने के कितने चांसेस हैं। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब आप कैसे कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हो, और बहुत सारे, फॉर्चुनेटली ज़्यादातर फीमेल कैंसर्स को आप स्टेज 0 में पकड़ पाते हो, बिकॉज फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता कि आप आज रात सोए और कल सुबह उठे तो आपको कैंसर हो गया स्टेज 3 का, ऐसा नहीं होता। कैंसर आस्ता आस्ता, ज़्यादातर कैंसर, हर कैंसर का नहीं कहते हैं, ज़्यादातर कैंसर हैपन्स ओवर वीक्स और मंथ्स और सम ओवर ईयर्स ऑल्सो। सो इसलिए आप उसको जितना जल्दी पकड़ोगे आप उतनी जल्दी स्टेज में पकड़ सकते हो। तो ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के हम तीन मेजर होते हैं। एक होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब हर लेडी को आफ्टर द एज ऑफ, मतलब 2018 onwards, once they are mature, every lady should monthly do their breast self examination after 20। मतलब once your periods are over, आफ्टर योर ब्रेस्ट कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, बहुत सारे यूट्यूब के वो ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे तो इट कैन ईजिली बी टॉट। देयर आर
pamphlets which are there. So every lady should do a breast self examination. मतलब खुद ही आप अपनी बॉडी के फील को पहचानोगे तो आप कल उसमें कुछ abnormal होएगा तो you will be the first one to recognize. सेकेंड वी से इज़ आफ्टर द एज ऑफ 30, मतलब 30 साल की उम्र के बाद आपको हर 3 साल में क्लिनिकल ब्रेस्ट इवैल्यूएशन ज़रूर कराना चाहिए. क्लिनिकल ब्रेस्ट इवैल्यूएशन मतलब आपको किसी अपनी जो भी आपकी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, जो भी आपके हैं, उनसे चेकअप ज़रूर कराना चाहिए. और 40 के बाद हर महिला को अपनी ब्रेस्ट की मैमोग्राफी, व्हाट इज़ मैमोग्राफी? एक सिंपल एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट है. सो 40 के बाद हर महिला को अपनी ब्रेस्ट की मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए. और इस मैमोग्राफी की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे कैंसर्स स्टेज 0 में पकड़े जाते हैं. और जब स्टेज 0 में कैंसर पकड़ा जाता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट 98 to 99% क्योरेबल. तो आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो. तो इसी तरह से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी है, उसको भी आप स्टेज 0 में पकड़ सकते हो. तो जब इन कैंसर्स को आप स्क्रीनिंग कराओगे तो जो रियल जीनियस होता है वो इन स्क्रीनिंग टेस्ट पे बिलीव करता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तब भी आप जाके ये टेस्ट कराते हो ताकि आप स्टेज 0 में कैंसर को पकड़ सकते हो. सो आज की डेट में पिक्चर चेंज हो रही है. जैसे मैंने आपको स्कूल टीचर, स्कूल प्रिंसिपल का इंसिडेंट बताया. सो रिसेंटली ओनली आई met somebody, तो शी इज़ वेरी एक्टिव इन वो ये मैमोग्राफी कराना, कैंप्स करना, एनजीओ की खुद ही वो है. वो उनके एनजीओ में, क्योंकि वो सबको करवाती थी, तो एनजीओ की ही उन्होंने वो जनता के लिए मैमोग्राफी वैन लेके गई थी, सबकी मैमोग्राफी कराई थी. तो जब सबकी मैमोग्राफी कराई तो एंड में हुआ कि एक आध और फिर है तो आप भी कराओ ना, आपने नहीं कराई, खुद भी कराई, और उसी में उनका कैंसर पकड़ा गया. सो एंड it is I think more than 6 or 7 years now. She's absolutely fine. So बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप स्क्रीनिंग, जब आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता, आप बिल्कुल भले चंगे हैं, तब भी आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराओगे तो आप कैंसर को बिल्कुल अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हो. सो मैम, इंडिया में ना कैंसर को लेके काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर को लेके मिथ्स हैं. सो मिथ्स को हम क्लियर कर सकते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल है कि हमें कैंसर डिजीज़ मिल गई है. तो काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो आप आज क्लियर कीजिए हमारे पॉडकास्ट पे. कैंसर हमारे कर्मों का फल है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है. बट इसका ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कैंसर इज़ एन एक्सीडेंट एंड दिस एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीबडी. सो आपने जहाँ से बोला कैंसर एक हमारे कर्मों का फल है, मतलब जो हमारी मेडिकल में थ्योरीज चलती थी कैंसर के कॉज के बारे में कि कैंसर क्यों होता है. सो एक टाइम पे कहा जाता था यही, कैंसर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर पास्ट सिंस, कि आपने कुछ दुष्कर्म करे हैं तो कैंसर तो आपके कर्मों का फल है. दूसरी एक थ्योरी आई एट द टाइम ऑफ, दिस वाज अ ग्रीक थ्योरी जिसे हम कहते थे ह्यूमरल थ्योरी. उसमें होता था कि हमारे शरीर में 4 तरह के पित्त जिसे कहते हैं. एक ब्लड होता है, रक्त, एक फ्लेम होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है येलो बाइल, और चौथा होता है ब्लैक बाइल. तो जैसे हम कहते थे ह्यूमरल थ्योरी फॉर कॉज ऑफ कैंसर. और उसमें उस समय कहा जाता था कि इन चारों के बैलेंस में जहाँ गड़बड़ होती है कि एक्सेस ऑफ ब्लैक बाइल हो जाता है, दैट वाज सपोज कि इस वजह से कैंसर होता है. तो ये जो ह्यूमरल थ्योरी थी फॉर कॉज ऑफ कैंसर, ये तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा ये रही है, जो इसी को कैंसर का कॉज माना जाता है. उस समय बहुत ज़्यादा इसके ट्रीटमेंट में एक पार्ट ये भी होता था ब्लड लेटिंग, कि ब्लड वो निकाल देते थे कि शायद वो ब्लैक बाइल बैलेंस हो जाएगा, एंड इवन वो लीच वगैरह थेरेपी एंड ऑल दीज थेरेपीज यूज्ड टू एग्जिस्ट. बट व्हाट आई विल से इज, जो एक गेम चेंजर था जिसमें पहली बार रियलाइज हुआ कि कैंसर आपके दुष्कर्मों का फल नहीं है, या कैंसर इज नॉट बिकॉज ऑफ द बैलेंस. द क्रेडिट गोज टू सर स्कॉट. अब सर स्कॉट कौन थे? ये एक ब्रिटिश सर्जन थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन. तो उन्होंने ही वॉज अ सर्जन, नॉट ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही वॉज अ सर्जन. तो उन्होंने क्या देखा, दिस वॉज अराउंड 18th सेंचुरी. उन्होंने वो यूके में प्रैक्टिस करते थे. तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने अपना डेटा कलेक्ट करा तो उन्होंने देखा कि उनके पास लास्ट 1-2 साल में जितने भी स्क्रॉटल कैंसर के केसेस आए, स्क्रॉटल मतलब स्किन का कैंसर, स्क्रॉटम के स्किन का कैंसर, जो केसेस आए उन सब में उन्होंने जब अपना डेटा कलेक्ट करा तो उन्होंने देखा कि एक चीज़ बड़ी अजीब है और जो कॉमन है,
वो क्या थी, उन्होंने नोट करा कि इन सभी लड़कों में, इन सभी पुरुषों में, स्क्रॉटल कैंसर के पुरुषों में जो एक चीज़ कॉमन थी वो ये थी कि उन सबका ऑक्यूपेशन कॉमन था। वो सारे के सारे एक ही काम करते थे, जॉब उनका कॉमन था। और क्या काम करते थे? देवर चिमनी स्वीप्स। सो आपने वो लंदन वगैरह की वो देखी होंगी ना, पुराने घर, वो जो इतनी ठंड होती है तो दे यूज टू हैव दोस ओल्ड टाइप चिमनीज, बड़ी बड़ी, जिसमें नीचे सर्दियों में गर्म करने के लिए आप लकड़ जलाते हो। Yes. और वो चिमनी इलेक्ट्रिक चिमनीज होती थी, वो पुरानी टाइप की चिमनीज होती थी। तो उन चिमनीज में साफ करने के लिए वहाँ पे वो लोग, छोटे छोटे लड़के होते थे, उन लोगों को ये प्रोफेशन में लिया जाता था कि वो पतले से छोटे से होते थे, वो चिमनी में चढ़ जाते होते थे और वो चिमनी को क्लीन करते होते थे। देवर नोन एज चिमनी स्वीप्स। तो वो चिमनीज को जो क्लीन करते थे तो उनका प्रोफेशन कॉमन था। एंड व्हाट ही रियलाइज, व्हाट यूज टू हैपन इज कि जब वो चिमनीज को क्लीन करते तो चिमनीज में जो सूट होता है, जो कार्बन होता है, राख जिसे कहते हैं, वो राख उनके शरीर में रह जाती थी, स्क्रॉटल एरिया में रह जाती थी, स्किन में चिपक जाती थी। एंड दिस वॉज फर्स्ट टाइम इट वॉज रियलाइज्ड कि ये जो राख है, इट इज़ अ कार्सिनोजन। ये कार्बन जो है ये कैंसर कॉज करता है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज रियलाइज कि कैंसर इज बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट कॉजेज कैंसर। तो दैट वाज व्हाट आई से अ गेम चेंजर, कि कैंसर हमारे लाइफ में ऐसा क्या है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। अपार्ट फ्रॉम यस, आपके कई बार कुछ जीन्स होते हैं, कुछ इनहेरिटेड जीन्स होते हैं विच विल मेक यू मोर ससेप्टेबल टू कैंसर। मतलब आपके शरीर थोड़ा ज़्यादा नाजुक होएगा, आपको कैंसर ईजिली होएगा। बट ये आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस भी होती हैं जो आपके में कैंसर करती है। तो दिस इज़ समथिंग विच आई से इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, कि ये ह्यूमरल नहीं है, ये आपका ब्लैक बेल्ट के एक्सेस से वजह नहीं है, कि ये आपके प्रोफेशन, आप क्या कर रहे हो, उस काम से भी, आपके कैसे जी रहे हो, उससे भी रिलेटेड हो सकता है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है कि क्या होता है ना कि जब पीरियड्स आते हैं लड़कियों के, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा एक मिनिमल ब्रेस्ट पेन होता है। ये काफ़ी सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि पीरियड से पहले हमें ब्रेस्ट पेन होता है, तो फिर कभी कभी हम एक इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि अब हमें ब्रेस्ट कैंसर है या उसका सिम्टम है। तो इज़ इट लाइक दैट? क्या वो ब्रेस्ट पेन जो हमें होता है वो इतना सीरियस है? तो ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट फील्ड को हम टच कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना है कि जनरली कैंसर की जो गांठें होती हैं उनमें पेन्स नहीं होता। पीरियड से पहले ब्रेस्ट हैवी हो जाती है, ब्रेस्ट एनगॉज हो जाती है, बिकॉज आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो आपका जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो चेंजेस होते हैं फीमेल्स में स्पेशली, जो हार्मोनल साइकिल्स होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से आपके ब्रेस्ट हैवी हो सकते हैं। आपकी बॉडी भी, इवन कईयों को वाटर रिटेंशन होती है, एडिमा होता है, ब्रेस्ट एनगॉज्ड हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। दैट इज जनरली स्पीकिंग नॉट अ साइन ऑफ कैंसर। सो मैम, अगर हम मिथ्स की ही बात करें तो कहा जाता है कि अंडर वायर्ड ब्रास पहनने से कैंसर होता है, या फिर ब्लैक अंडरवेयर्स आप पहन के सोते हैं तो उससे भी कैंसर होता है। तो क्या ये सच है? दिस इज एब्सोल्युटली अ मिथ। योर अंडरगारमेंट्स, किसी भी अंडरगारमेंट की टाइप से, ना अंडरवायर्ड ब्रा से, ना ब्लैक अंडरगारमेंट से कैंसर होता है। इट डज नॉट बीन प्रूवन। द कलर ऑफ योर अंडरगारमेंट डज नॉट डिसाइड वेदर यू विल हैव कैंसर और नॉट। तो ये बिल्कुल मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक और मिथ मैम, कहा जाता है कि नॉनवेज खाने से भी कैंसर होता है। सो जैसे कोई रेड मीट को हम कंसिडर करते हैं कि वो पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक है। रेड मीट खाने से कैंसर होने का चांसेस बढ़ते हैं। सिमिलरली जो प्रोसेस्ड मीट्स हैं, प्रोसेस्ड मीट्स हो गए, आपकी जो सलामीज़ हो गई एंड ये सारी जो होती हैं, वो उनसे भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर, उनकी जो प्रोसेसिंग में जो सॉल्ट्स यूज़ होती है, नाइट्रोसामिन सॉल्ट्स यूज़ होती हैं, वो कैंसर कॉजिंग, उनमें दे आर कार्सिनोजेनिक, उनसे कैंसर हो सकता है। बट वाइट मीट इज़ नॉट प्रूवन टू बी कॉजिंग कैंसर। सो एक चिकन, अगर चिकन करी आपने संडेज को खानी है, सो दैट डजेंट मीन कि आपको कैंसर हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, है ना। रेड मीट्स अ बिग नो, बट वाइट मीट्स नो, फिश, चिकन, एंड बैलेंसिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट।
राइट। सो मैम अगर मैमोग्राम्स की बात करें तो कहा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और रिस्की होते हैं, तो व्हाट शुड अ वुमन एक्सपेक्ट? पेनफुल और रिस्की होती है, ऑफ कोर्स नो, रादर वो जो आपको आगे फ्यूचर की पेन से, इमोशनल एंड फिजिकल पेन से बचाएंगे, या फ्यूचर के आपके कैंसर के रिस्क से बचाएंगे, कैंसर जो ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके हिसाब से, तो दे आर हार्डली एनीथिंग। यस, mammograms can be slightly uncomfortable because these are simple x-rays, जो एक्सरे प्लेट्स के बीच में ब्रेस्ट को थोड़ा दबाया जाता है, तो दे कैन बी स्लाइटली अनकम्फर्टेबल, बट नो, मतलब जो उनका बेनिफिट है दैट इज़ मच मोर। और रिस्की, कई लोग कहते हैं कि मैमोग्राम से रेडिएशन होती है, उसमें हार्डली एनी रेडिएशन होती है, बहुत कम रेडिएशन होती है। तभी तो मैमोग्राम इज़ समथिंग, जो रेगुलर मैमोग्राफी होती है उसी हम कहते हैं कि जो मोर्टालिटी डिफरेंस हुआ है ब्रेस्ट कैंसर में इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट इज़ ओनली बिकॉज जो रेगुलर स्क्रीनिंग आपकी मैमोग्राफी से होती है और आप कैंसर को जल्दी पकड़ पाते हैं। सो मैम अगर अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई की बात करें तो इसके अलावा भी कोई और टूल्स हैं जो कि यूज़ में बहुत सारे टूल्स हैं। मैमोग्राफी इज़ वन विच इज़ द प्रूवन टूल इन बहुत सारी स्टडीज़ में, लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में आजकल इफेक्ट है। तो जो रिकमेंडेड स्क्रीनिंग टूल है वो मैमोग्राफी है, बट यंगर एज ग्रुप में स्पेशली 40 से कम मैमोग्राफी बहुत अच्छा टूल नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट डेंस होती है और मैमोग्राम हमें बहुत अच्छी पिक्चर नहीं देता। उन केसेस में हम अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट कहते हैं। कई केसेस में जहाँ पे पिक्चर बहुत अच्छी क्लियर नहीं हो रही होती, या फिर हाई रिस्क स्क्रीनिंग करनी है, हाई ब्रेका म्यूटेटेड फैमिलीज हैं जिसमें कैंसर का रिस्क बहुत हाई है, उनमें हम इवन एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट, कॉन्ट्रास्ट एनहांस एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट कहते हैं, वो हमें काफ़ी अच्छी पिक्चर दे सकता है, काफ़ी अच्छी तरह से, मतलब अर्ली कैंसर को पिक कर सकता है। एक सवाल मैम अक्सर पूछा जाता है कि जो एक हेल्दी पर्सन है, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, वर्कआउट कर रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, उसको भी कैंसर होता है, हेल्दी लोगों को भी होता है, तो ऐसा क्यों होता है आखिर? So, what I will say is, what you have to understand, cancer does not discriminate. आप राजा है कि रंक है, आप कौन है, कैंसर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को कैंसर हो रहा है, कैंसर पुअर को भी होता है, कैंसर बहुत मतलब मैराथन रनर्स को भी होता है फॉर दैट मैटर, स्पोर्ट्स वाले बंदों को, पर्सनालिटीज़ को भी होता है कैंसर। और कैंसर जो बिल्कुल ही पैसिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, उनमें भी होता है। सो कैंसर इज़ एन एक्सीडेंट दैट कैन हैपन टू एनीबडी, बट उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर एक्सीडेंट तो किसी को भी हो सकता है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगा कार चलाते हुए, या फिर मैं ट्रैफिक के रूल्स नहीं फॉलो करूंगा, या फिर मैं अपने जो प्रोटेक्टिव आर्मर है कार में वो सारी चीज़ें नहीं फॉलो करूंगा। बिकॉज अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आपका रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा है, तो आपका रिस्क ऑफ कैंसर ज़्यादा है। सो अगर आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, अगर आप स्मोक करते हैं, आप टोबैको लेते हैं, आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ओबीज हैं, तो आप में कैंसर के रिस्क ज़्यादा हैं, है ना। आपका अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन है तो नेचुरली आप में कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। सो यू मे बी मोर ससेप्टेबल टू कैंसर, बट दैट डजेंट मीन कि अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल परफेक्ट है तो आप को कैंसर नहीं होएगा। आपको कैंसर फिर भी हो सकता है, बट इफ़ यू आर अ हेल्दी, यू हैव अ गुड हैबिट्स, एंड देन it is very much possible that you will be able to deal with cancer better, and the results of cancer treatment may also be better in you. So it is इसी वजह से, मतलब अगेन मैं वही बोलूँगी, रेटरेट कर रही हूँ उस फैक्ट को कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, कैंसर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। इवन मैराथन प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन वालों को भी कैंसर होता है, तो दैट मीन्स दे मस्ट बी फिट पीपल ना, हेल्दी लाइफस्टाइल। बट दैट डजंट मीन कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल ना रहें, क्योंकि स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि अगर हम स्मोक करते हैं तो कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, अगर हम ड्रिंक ज़्यादा करते हैं तो कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, अगर हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। बाकी जगह भी कैंसर हो सकता है, बट इफ़ यू आर एक हमारा एक बेसिक जेनेटिक मेकअप भी तो होता है। सो इफ़ वी आर प्रोन टू कैंसर, देन प्रोबेबली अ लिटिल इंसल्ट मे कॉज द सेम इफेक्ट। तो हो सकता है कैंसर हुए, बट शायद हमारी, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल होता है तो हमारी कैंसर से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है।
सो हम आजकल क्या हो रहा है ना, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सोचते रहते हैं चीज़ों को लेके, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो क्या स्ट्रेस लेना भी एक कैंसर का कारण बन सकता है हमारे लिए? सो स्ट्रेस इन एनी फॉर्म, डायरेक्टली कोई स्टडीज़ नहीं है क्योंकि स्ट्रेस को मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। सेम स्ट्रेस को आपकी एबिलिटी टू टेक दैट स्ट्रेस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो स्ट्रेस डायरेक्टली कैंसर कॉज करता है ऐसा प्रूवन नहीं है, बट डेफिनेटली वेदर इट इज़ अ इमोशनल स्ट्रेस और इट इज़ अ फिजिकल स्ट्रेस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी हार्मनी जब भी बिगड़ेगी तो बीमारियां आएंगी। एंड डेफिनेटली ये सारी बीमारियां आर लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां, तो किसी ना किसी फॉर्म में कैंसर आई स्ट्रांगली फील इन सम फॉर्म, बिकॉज कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, आई मीन देयर आर स्टडीज विच शो वर्किंग वुमेन में स्पेशली दोज पीपल जो नाइट में काम करते हैं, नाइट जॉब्स हैं, शिफ्ट ड्यूटीज़ है, जैसे नर्सेज हैं, इन सब में कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रेसेस ओनली ना, कि बॉडी के स्ट्रेसेस आर मोर। सो मैम पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ आज आप हमारे व्यूअर्स को समझाएं द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो ज़्यादातर कैंसर्स में 4 स्टेजेस होती है, और जितने भी हमारे सॉलिड कैंसर्स होते हैं उनमें हम ज़्यादातर कैंसर्स में 4 स्टेजेस कहते हैं। एक तो होता है अर्ली स्टेज, स्टेज 1, व्हेन वी से स्टेज 0 से भी अगर शुरू करें तो स्टेज 0 होती है जब कैंसर बिल्कुल लिमिटेड है और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उस ऑर्गन की है उसको भी ब्रीच नहीं करा, दैट इज़ अ स्टेज 0 कैंसर। अर्ली स्टेज कैंसर इज स्टेज 1, जिसे हम कहते हैं जिस ऑर्गन में कैंसर शुरू हुआ है वो उसी में लिमिटेड है, उसी में एक पर्टिकुलर साइज, हर ऑर्गन की अलग अलग साइज है, उस साइज से कम कैंसर है। इसके बीच में आती है जो उसके बाद आती है स्टेज जिसे हम कहते हैं स्टेज 2 एंड 3। वो होती है, उसे हम कहते हैं लोकली एडवांस्ड। लोकली एडवांस इन द सेंस कि कैंसर सेल्स उस ऑर्गन से निकल के एक साइज बढ़ गया, उस साइज से रिलेटेड होता है। जैसे एक ही जगह पे अगर ब्रेस्ट में भी है तो 5 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ होगी तो लोकली एडवांस्ड हो गया, बिल्कुल छोटी सी गांठ नहीं है। और आसपास जाना शुरू हो गया, बगल की गांठों में आना शुरू हो गया, आसपास जाना शुरू हो गया, उस ऑर्गन के आसपास जाना शुरू हो गया। सो वो एडवांस कैंसर है, बट अभी भी लिमिटेड है लोकल एरिया का, आसपास के एरिया में लिमिटेड है, उसे हम कहते हैं लोकली एडवांस स्टेज 2 एंड 3 कैंसर। उसकी भी होते हैं इस साइज से ज़्यादा बड़ा, इतने लिम्फ नोड से ज़्यादा हो गया तो उसे हम लोकली एडवांस कैंसर कहते हैं। स्टेज 4 का कैंसर होता है जब वो दूर के ऑर्गन्स में चले जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट से अगर वो लिवर में चले गया, हड्डियों में चले गया, ब्रेन में चले गया, जब वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में फैल जाते हैं तो उसे हम स्टेज 4 का कैंसर कहते हैं। मैम अगर स्टेज 1 एंड स्टेज 4 के कैंसर को हम कंपेयर करें सो कहा जाता है स्टेज 1 इज़ क्यूरेबल एंड स्टेज 4 पे थोड़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है, लेकिन क्या करंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू हम स्टेज 4 भी क्योर कर सकते हैं? सो वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कैंसर का जो पूरा खेल है वो स्टेज का खेल है। जितने ज़्यादा शरीर में कैंसर सेल्स हो जाएंगे, ये स्टेज पे तो हमें एडवांसमेंट शो कर रही है ना कि कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होके दूसरे दूसरे पार्ट्स में पहुंच रहे हैं, है ना। जितनी जल्दी आप शुरू होगे उतने ज़्यादा कम कैंसर सेल्स से आपको डील करना पड़ा, आप उतने ज़्यादा कैंसर्स को क्योर करने में पॉसिबल होते हैं। तो स्टेज 1 में देर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस ऑफ क्योर। स्टेज 4 में व्हेन इट इज़ ऑलरेडी स्प्रेड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जनरली वी से क्योर्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ मोर अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन मेक देम लिव। सो आज की डेट में जो स्टेज 4 के पहले रिजल्ट्स थे उससे बहुत बेटर है। जैसे पहले हम स्टेज 4 के कैंसर, अगर किसी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट महिला का कैंसर ब्रेस्ट से लिवर में चले गया है तो हम कहते थे 3 से 6 महीने, दैट वॉज द एवरेज सर्वाइवल। आज की डेट में मेरे अपने ही पेशेंट है जो 6-6 साल 7-7 साल से ज़्यादा ठीक ठाक चल रहे हैं इन दिस स्टेज ऑल्सो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिजल्ट्स आर मच बेटर, बट डेफिनेटली जितनी एडवांस स्टेज है आपके रिजल्ट्स स्टेज 1 जैसे तो नहीं हो सकते, कॉम्प्रोमाइज़ तो रहेंगे ही रहेंगे। सो मैम आपने अभी कुछ नई थेरेपीज़ के बारे में बताया जो अभी डेवलप हुई हैं, तो क्या उससे एक नई उम्मीद की किरण जाग सकती है कि जो लोग अभी कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए? बिल्कुल। आई विल रादर से कि
इस समय इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स है साइंस में, जैसे मैंने बताया कि पूरा थॉट प्रोसेस ही, हम कैंसर को कैसे कैंसर के बारे में सोचते थे, पहले कैसे कैंसर को ट्रीट करते थे, आज की डेट में कैंसर को कैसे ट्रीट करते हैं, वो टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस मॉलिक्यूलर लेवल पे, टारगेट कि ये वाले जीन के गड़बड़ हुई, इस वजह से कैंसर हुआ। आप उसको आइडेंटिफाई करके उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन को डेवलप कर पाते हो, तो इट इज़ अ गेम चेंजर इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है, कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर आई ऑलवेज से कि अगर पेशेंट लकी और डॉक्टर लकी है, सो वी विल बी एबल टू फाइंड अ टारगेट, एंड प्रोबेबली ऐसा टारगेट जिसके लिए कोई टारगेटेड मेडिसिन होएगी। और वो एक्चुअली हमने देखा है कि जहाँ पे पेशेंट बहुत सीरियस होता था और हम बिल्कुल गिव अप कर देते, तो वो वाले पेशेंट भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एंड देन दे कुड सर्वाइव फॉर ईयर्स ऑल टुगेदर। I have seen patients going on ventilator when we had all given up, nothing was working, and then we were able to find a target and could give them that targeted therapy, and then see them walking, coming back years after and bilkul theek thaak. So there is lot of hope in today's date for cancer patient. और जिस तरह से साइंस में एडवांसमेंट हो रही है, जिस तरह से नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए टारगेट्स रिकग्नाइज हो रहे हैं, जीनोमिक स्टडीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, नाउ विद AI इंटीग्रेशन, I think cancer, very soon we will probably be able to say कि cancer is no longer a death sentence. We already have started feeling कि cancer is no longer a death sentence. आज से कुछ साल पहले कौन सोच सकता था कि कैंसर की वैक्सीन आएगी, कि आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो। सो देयर इज अ बिगनिंग समवेयर। आज एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। तो जो सर्वाइकल कैंसर जो कुछ साल पहले इंडिया में नंबर 1 कैंसर था, एवरी 8 मिनट्स, हमारा सरकारी डेटा कहता था, हर 8 मिनट में कोई महिला इंडिया में बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर अपनी जान खोती थी, हर 8 से 10 मिनट में। उस कैंसर के लिए आज हमारे पास वैक्सीन है। अगर हम सही समय पे बच्चियों को वो वैक्सीन लगाते हैं, तो आने वाले टाइम में सर्वाइकल कैंसर होएगा ही नहीं। 98-99% प्रिवेंटेबल है सर्वाइकल कैंसर। तो ऐसी नई टेक्नोलॉजी से, नई तरह की दवाइयों से बहुत डिफरेंट होने वाला है कैंसर का भी फील्ड। मैम, इंडियन फैमिलीज़ में ना एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि एक फ़ीमेल को ही ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मेल को नहीं होगा। तो क्या मेल को भी, मेंस को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, और क्या साइंस उनको नोटिस करनी चाहिए कि हाँ, हमें भी ब्रेस्ट कैंसर है? आई थिंक अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। येस, 99% ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ही होते हैं, बट 1% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी हो सकता है। और स्पेशली क्योंकि मेल्स सोचते हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, तो इस वजह से जो मेल्स का, जो पुरुषों का ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का कैंसर है, वो काफ़ी देर तक इग्नोर हो जाता है। तो अगर पुरुषों को भी अपनी ब्रेस्ट में कोई भी गांठ महसूस हो रही है, या कोई अल्सर महसूस हो रहा है, या वहाँ पे कोई घाव सा महसूस हो रहा है, तो उनको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और उसका चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि पुरुषों का भी ब्रेस्ट कैंसर एक नोन एंटिटी है, स्तन कैंसर होता है और वो भी ट्रीटेबल होता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो मैम, अगर हम बात करें डाइट एंड न्यूट्रिशन की, तो किस तरह हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर करके कैंसर को क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंटेबल कर सकते हैं? So I always say we have to follow the 4 rights to prevent cancer. So 4 rights are: one is work right, eat right, maintain the right weight, and follow the right lifestyle or right habits. So work right in the sense कि physically active रहें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ना फॉलो ना अपनाएं, अपने आप की बॉडी को ज़रूर चलते फिरते रहें, एक्टिव रहें, खाना सही पोषण सही खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम कहते हैं एंटी कैंसर प्लेटर। अगर आपकी जो थाली में 5 डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड सैलड्स हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज अ वेरी गुड प्लेटर, विच इज़ एन एंटी कैंसर प्लेटर, जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल देगा। धूम्रपान से, टोबैको से, अल्कोहल से दूर रहें, द सही लाइफस्टाइल को अपनाएं, एंड प्लस मेंटेन द राइट वेट ऑल्सो। सो ओबेसिटी is also a risk factor for cancer, especially women cancers. More than 13 cancers are there which are directly related to obesity. तो अपना राइट वेट मेंटेन करें, राइट हैबिट्स वगैरह करें, तो इससे आप कैंसर की जर्नी में काफ़ी हद तक कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं।
सो मैम अगर घर में हमने हमारी मदर में या फिर सिस्टर में कैंसर के सिम्टम्स देखे हैं तो क्या होता है फैमिली को जैसे ही सिम्टम्स पता चलते घबरा जाते हैं, सब फैमिली मेम्बर्स इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशनल होने के बजाय हमें डायरेक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि वो क्योर हो सके इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनली डैमेज? सो देखो, कैंसर, अगर किसी भी फैमिली में कैंसर होएगा और हम कहेंगे कि फैमिली इमोशनल नहीं होएगी, सो दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक व्यू। इमोशनल तो होंगे ही लोग, थोड़ी देर के लिए तो एक ज़मीन तो हिल ही जाती है ना आपके पाँव के नीचे से। बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि एक्शन तो करना पड़ेगा, है डेफिनेटली। ना। अगेन इट इज़ लाइक कैंसर इज़ एन एक्सीडेंट। अब ये एक्सीडेंट हो गया है, अब हम उस एक्सीडेंट के डैमेज को कितना कम कर सकते हैं, कितना उससे बाहर निकल सकते हैं, दैट इज़ वेयर द स्ट्रेंथ लाइज, है ना। टू बी बैक ऑन रोड, टू बी बैक इन एक्शन। तो आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना जल्दी काम होएगा, उतनी जल्दी आप वापस रेलगाड़ी पटरी पे वापस आएगी। सो वन हैज़ टू एक्ट, and I have captured that very beautifully in my book. I have written a book for cancer patients, and उसमें this is the second book, that was the previous book. उसमें each chapter was actually a journey of a cancer patient, and that was all real stories from my clinical practice, जो मेरे patients के साथ जो हुई वो असल कहानियाँ थी, जिसमें यही होता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है उसमें पूरा था कि जब पता लगता है, फर्स्ट थॉट क्या होता है, फर्स्ट थॉट होता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो भला चंगा हूँ, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, ये बायोप्सी रिपोर्ट गड़बड़ है, कोई सेकंड चेक कराओ, थर्ड चेक कराओ, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई। और जो सेकंड जो ज़्यादातर होता है ना फैमिलीज़ में, और जो ज़्यादातर जिसे हम कहते हैं जिस वजह से लोग एकदम से सदमे में और पीछे चले जाते हैं, वो है वाई मी सिंड्रोम। मतलब मुझे ही ऐसा क्यों हुआ है? बाकी तो सब भले चंगे घूम रहे हैं, सबकी लाइफ चल रही है, सबके घरों में सब कुछ, मतलब एवरीबडी इज बिजी, सो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत सारे उस सर्कल में, उस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। सो वाई मी सिंड्रोम हम उसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि वाई मी सिंड्रोम क्यों होता है, कैसे उससे बाहर निकलना है, क्या स्टेप्स करने चाहिए, how the earlier you come out, better it is, how to accept these. So I have explained that book in very, the chapters of that book are different phases of a life cycle of a cancer patient, and one of the last chapter is putting the pieces together. So once your treatment is over, once the cancer thing, how you get back on your life, so building blocks again to start again. सो मैम अभी आपकी किताब की बात हो रही है बियॉन्ड द स्कैन्स, तो आपने बोला कि आपने काफ़ी सारी स्टोरीज़ देखी हैं और काफ़ी सारी फीमेल्स को भी देखा है, ब्रेस्ट कैंसर से भी उभरते हुए कैंसर सर्वाइवर्स को भी देखा है। तो ऐसा कोई किस्सा भी आप शेयर करना चाहे, ऐसी कोई खूबसूरत कहानी जिसने आपके दिल को भी खुश कर दिया और जो इस बुक में भी मैंशनड हो? सो बियॉन्ड द स्कैन्स जो है मेरी, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि बियॉन्ड द स्कैन्स इज एक्चुअली, जो नाम है इसका, बियॉन्ड द स्कैन्स मीन्स बियॉन्ड द एक्सरेज एंड द पेट सीटी, बिकॉज दिस बुक इज़ अबाउट द रियल पेशेंट्स एंड द रियल स्टोरीज। सो हमारे लिए एक पेशेंट एक एक्सरे और एक पेट सीटी और एक सीटी स्कैन्स के बियॉन्ड क्या है? सो दीज आर द स्टोरीज ऑफ हीलिंग हैंड्स। सो हीलिंग हैंड्स basically talk about the doctors, the nurses, the treating team, and hopeful hearts. And hopeful hearts talk about the patient, their caregivers, जो इतनी होप के साथ हमारे पास आते हैं। सो आप कह रहे एक दो स्टोरीज, आई से देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज विच आर देयर, एंड डे इन एंड डे आउट वी आर अमेज्ड, आई एम रादर अमेज्ड बाय जो एक ह्यूमन स्पिरिट है ना, जो एक फाइटर स्पिरिट है, जो बहुत सारी लेडीज़ में मैं देखती हूँ, हाउ दे फाइट द डिजीज़, हाउ दे कम आउट ऑफ इट, इट इज़ अमेजिंग। मतलब शायद बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन है। हम लोग सभी जैसे कहते हैं ना कि we have only one life. I always says we probably have only one life, but cancer patients have two lives. Yes. And the second begins when they have this disease and they start feeling the importance that probably this life may not be there for long.
and then you see them live life, how they start cherishing and enjoying each and every moment of life, मतलब, और वो कैसे किस स्पिरिट के साथ इस डिजीज़ को फाइट करते हैं, कैसे इससे बाहर आते हैं, मतलब अमेजिंग अमेजिंग इट्स द वर्ड. I still remember one of my patients, so they were दोनों हस्बैंड वाइफ आते थे, लाइक दिस लेडी यूज टू कम फॉर कीमोथेरेपी. सो दोनों हस्बैंड वाइफ आते थे, एंड एवरी कीमो सेशन में शी विल ड्रेस अप वेरी नाइसली, एंड बहुत अच्छी सी ड्रेस पहन के एंड लिपस्टिक लगा के एंड एवरीथिंग, एंड दे विल से कि आज हमारा आउटिंग का डे है. मैंने कहा क्यों? आज हम कीमोथेरेपी कराने आए हैं, तो मैंने पैक्ट कर लिया, इन्होंने आज मुझे आउटिंग करानी है, वैसे तो मुझे घर पे रखते हैं, तो आज जाके हम एक मूवी देखेंगे. सो हम कीमोथेरेपी के बाद दे वुड सी कि आज नई मूवी कौन सी आई है, तो वो मूवी देखनी होती थी उनको. सो दिस इज़ हाउ their ways of fighting the disease. So amazing is the word. I'm not carrying my previous book. Uske cover pe there was the picture of a real patient of mine. So I still, मतलब this lady, ये मेरे पास आती थी. She was a breast cancer. She is a breast cancer survivor, and she used to come to me from all the way from Bhubaneswar. So भुवनेश्वर से, उड़ीसा से she used to come and get the treatment done. And you have to मतलब कि छोटी सी family, just a nuclear family, and our child is a special child, so she could not leave the child alone. So husband would stay back because he had to take care of the child, and this lady would travel all the way. Imagine flight लेके आ रही हैं, भुवनेश्वर से आ रही है, यहाँ पे कीमो कराती हैं, फिर वापस जाती हैं. So I do an annual program by the name of Hostla. It is basically where these survivors of mine, they walk, they do ramp walk, and they do fashion shows, walk on the stage, dance, perform. So ये हम once in 6 months, once in 3 months भी करते हैं, और साल में एक बार तो बहुत बड़ा करते हैं. So she actually volunteered. वो वहाँ से आ रही हैं भुवनेश्वर से, she said सुबह की फ्लाइट लेके आई है. Then she came to our program, she did the ramp walk. शी वॉज द शो स्टॉपर दैट डे. तो पूरा रैम्प वॉक करके फिर शाम को गई हैं, फिर उन्होंने कीमो कराई है रात को, और अगले दिन फ्लाइट पकड़ के वापस गई. सो ये इस दीज आर नॉट fiction, these are real stories, day in and day out we see such kind of stories. And amazing, I say amazing is the spirit of human beings once they decide to fight the disease. सो अभी हम लोग कैंसर सर्वाइवर्स की स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं, तो मैम आपकी स्टोरीज़ में ऐसा कोई पर्टिकुलर पेशेंट है जिसके बहुत ही ज़्यादा रेयर सिम्टम्स हो रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर, जो कि हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलते? हाँ, बहुत कॉमन है. मतलब आई थिंक अब मैं ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर की प्रैक्टिस करी, और इतने सारे पेशेंट देखे तो इतनी ज़्यादा रेयर स्टोरीज़ भी हैं, रेयर सिम्टम्स भी हैं. मतलब एक लेडी मुझे याद आ रही है. शी वॉज मतलब उनका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी कि मैं चल नहीं पा रही. अब वो 15 दिन से चल नहीं पा रही, बिल्कुल बिस्तर में हो गई है. और जब उसका फिर चेकअप कराया, तो जब चेकअप कराया तो शी एक्चुअली लैंडेड अप विद एन ऑर्थोपेडिशियन. तो भी चलना नहीं आ रहा, तो उन्होंने ऑर्थोपेडिशियन ने जब एमआरआई कराया, तो एमआरआई में आया कि बोन्स में कुछ है, बोन्स अबनॉर्मल है, बोन्स में शायद कैंसर के डिपॉजिट है. फिर जब आगे चेकअप हुआ तो कैंसर पाया गया. देन शी वाज सेंट टू मी. तो अब कैंसर है, तो अब कैंसर बोन्स में आ रहा है. एंड देन शी वाज ऑल फोकसिंग कि बोन्स में कैंसर है, शायद मैं 15 दिन से चल नहीं पा रही, बिस्तर पे होगी एंड ऑल दिस. एंड देन व्हेन वी एग्जामिन्ड हर एंड वी रियलाइज्ड कि ब्रेस्ट में इतनी बड़ी गांठ पड़ी हुई है. एंड आई सेड कि ये गांठ पड़ी हुई है, ये कब से है? ये तो बड़े सालों से है, 2 साल हो गए. तो इसको क्यों नहीं है? नहीं. एंड देन दे विल फोकस ऑन, नहीं इसको मत देखो, ये कोई तंग नहीं करती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको बताओ इसका क्या करना है. सो एंड वी हैड टू टेल हर कि ये गांठ तुम्हारी, उसके जब गांठ के चेकअप कराया तो पता लगा कि वो ब्रेस्ट कैंसर था. एंड क्योंकि वो साइलेंट था, वो गांठ दर्द नहीं कर रही थी, तो चेकअप नहीं कराया क्योंकि वो तंग नहीं कर रही. ए नॉर्मल स्टोरी. एंड जब तुम बाय द टाइम तुम इसलिए क्योंकि तुम्हारा चलना, क्योंकि वो हड्डियों में चले गया, बोन्स कोलैप्स कर गई, अब चला नहीं जा रहा, देन यू फाइनली लैंडेड अप विद अ डॉक्टर. तो ये बहुत कॉमन स्टोरीज हैं कि पीपल इग्नोर. मैंने जैसे बोला था ना, समथिंग विच इज पेनलेस, दे फील कि ये तो इस पर ध्यान ही नहीं देना, ये तो ऐसी पड़ी है. आप जाओगे कोई टेस्ट कराओगे तो चक्कर में पड़ जाओगे. ऐसे आई स्टिल रिमेंबर मेरे पास आई थी अनदर लेडी.
अनकॉन्शियस स्टेट में द फैमिली दे गॉट हर टू द इमरजेंसी, बिल्कुल अनकॉन्शियस है। तो अब आप फिर टेस्ट कराते हो, आपने जब सारे टेस्ट कराए अनकॉन्शियस में, कोई स्ट्रोक तो नहीं हुआ, कुछ और नहीं हुआ, तो उन टेस्टों में निकला उनका कैल्शियम लेवल बहुत हाई है। सो कैल्शियम लेवल इतना हाई है उस वजह से वो अनकॉन्शियस थी। अब कैल्शियम लेवल क्यों हाई है? सो कैल्शियम लेवल देन इट रिवर्स प्रोसेस होता है। कैल्शियम लेवल इसलिए हाई था बिकॉज कैंसर सेल्स हैव गॉन टू द बोन्स, एंड बोन्स में ऑस्टोलिटिक लीजन्स होते हैं, मतलब बोन्स घुलने लग जाती है, तो बोन्स का कैल्शियम बॉडी में रिलीज हो जाता है, इस वजह से कैल्शियम हाई था। एंड अगेन सारी आप गुत्थी जब सुलझाते हो तो सोर्स निकलता है ब्रेस्ट कैंसर था, मतलब उस लेडी में ब्रेस्ट कैंसर था, ऐसे बाकी कैंसर्स भी आते हैं। सो बहुत सारे कैंसर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आते, आपके पास ऐसे आपके पास वो जो गुत्थी सुलझाने का काम होता है उसके बाद निकलता है कि ये तो ये कैंसर था, ये बीमारी थी जिसको ध्यान ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो पेन नहीं कर रहा था, वो साइलेंटली पड़ी हुई थी। और जब वो अनकॉन्शियस होगी बिकॉज ऑफ हाई कैल्शियम, देन शी वो इमरजेंसी में लेके आए, और जब इमरजेंसी में आपने कैल्शियम को करेक्ट करा और फिर देखा भी कैल्शियम हाई क्यों हुआ, तो आपको कारण मिला। तो ऐसे बहुत सारी कहानी है, बहुत कॉमन है कि लोग जो कॉमन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और अब अनकॉमन प्रेजेंटेशंस करके फिर पेशेंट पहुंचता है आपके पास। सो मैम, अभी आपने बताया कि जब तक दर्द नहीं होता है तब तक चेकअप नहीं कराया जाता है, तो इससे ही मेरा एक सवाल है कि इवन रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़ की भी अगर हम बात करें तो फीमेल्स क्या थोड़ा सा शेमफुल भी फील करती हैं, अंदर ही अंदर शर्माती हैं या फिर बताती नहीं हैं, सेल्फ एग्जामिन नहीं करती हैं। एक तो उनको डर होता है कि भाई कैंसर निकल गया तो फिर एक अलग ही मुसीबत हमारे सर पड़ जाएगी, या फिर थोड़ा सा उनको एक शाइनेस भी होती है कि फैमिली को कैसे बताएं, तो वो उसके बारे सो में आप क्या सब कुछ कहेंगे? है, एवरीथिंग इज़ देयर। इवन ये भी है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में आज भी लेडीज़ अपने बारे में बात नहीं करना चाहती, दे स्पेशली अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में अगर उनको हो रहा है, तो वो मेल डोमिनेटेड फैमिली है, वो कैसे बताएं कि उनको ब्रेस्ट में एक गांठ है, उनको शर्म आती है, ब्रेस्ट खुद भी एग्जामिन नहीं करती नहीं हैं, करती। हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, और मतलब दे विल बी शाय ऑफ अ मेल डॉक्टर ऑल्सो। अगर जाएंगी भी तो फिर बहुत पर्टिकुलर होती है कि कोई फीमेल डॉक्टर मिले। और इसके अलावा व्हाट आई विल ऑल्सो से कि बहुत सारे मिथ्स भी हैं, मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत सारे जो फीमेल्स हैं सिर्फ शाइनेस वगैरह की दे आर अनअवेयर ऑल्सो, अनएजुकेटेड ऑल्सो, और कई बार ये भी सोचती हैं कि कहीं वो जैसे है ना कि कहीं पिटारा ना खुल जाए, अब ये कुछ होएगा तो कुछ और निकल आएगा, फिर फंस जाएंगे। और एक इंडियन फीमेल्स में मैं बहुत बोलूँगी कि उनके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए बच्चों का यूनिट टेस्ट है मंडे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के अलावा, यूनिट टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, बच्चे की पिकनिक इम्पॉर्टेंट है, हस्बैंड के फैमिली में वो ऑफिस में कोई है, वो पार्टी होनी है या कुछ करना है, वो इम्पॉर्टेंट है, सारे छोटे बड़े त्यौहार इम्पॉर्टेंट है, रक्षाबंधन इम्पॉर्टेंट है, सारे त्यौहार इम्पॉर्टेंट है, तीज इम्पॉर्टेंट है, शॉपिंग इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, वो ड्रेसर के पास वो जो आपकी अपॉइंटमेंट है बालों के लिए जाना है वो इम्पॉर्टेंट है, बट सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। नहीं। और सेल्फ केयर शायद वो हमारे शायद मेरे ख्याल से ना उससे भी आता है, बिकॉज हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स है दे टॉक अबाउट सेक्रीफाइस, दे शो मदर एज सेक्रीफाइसिंग, तो हम वी टेक प्राइड कि हाँ नहीं नहीं तुम खाना खा लो बच्चे के लिए, वी टेक प्राइड इन दिस कि हमने देखो अपना ध्यान नहीं रखा, हम कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं कि मैं अपनी सेहत के लिए जा रही हूँ, मैं अपने लिए दिखाने जा रही हूँ, तो वो दोनों चीज़ें हैं। तो बाकी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते, और हम ये कहीं ये भूल जाते हैं कि जिस बच्चे के यूनिट टेस्ट के लिए आई हैव सीन मदर्स कि गांठ कब है, 3 महीने से है, क्यों नहीं दिखाए, बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरा बच्चे के कैरियर थी, उसकी काउंसलिंग चल रही थी, नीट काउंसलिंग चल रही थी, कहीं उसका वो कुछ हो जाता तो वो फंस जाता। तो ये सारे रियल फैक्ट्स हैं, रियल स्टोरीज। सो व्हाट दे डू नॉट अंडरस्टैंड इस कि जिस बच्चे के एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए आपने अपनी सेहत को अवॉइड इग्नोर करा, कल को आप उस बच्चे के ही सेट से मतलब उसकी माँ का साया नहीं रहेगा। डोंट वी रियलाइज दैट कि आज अगर आप स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अब उस छोटे से एग्ज़ाम की ये नहीं सोच रहे कि कल को उस बच्चे को कितनी बड़ी उसकी सज़ा मिलेगी। सो आपने अपने लिए नहीं करना तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए तो करो, अपने बच्चों के लिए तो करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो ताकि उनमें उनके सिर पे माँ का साया हमेशा रहे।
And to every child, every male person also, I always say कि आपने एनिवर्सरी में अपनी वाइफ को साड़ी देनी है, जो देना है देते रहो। हर बच्चे को कहती हूँ मदर्स डे पे माँ को साड़ी देनी है, माँ को साड़ी दो, रक्षाबंधन पे बहन को जो देना है दो, पर साथ में स्क्रीनिंग कूपन भी दो। मेक इट योर दिस थिंग, वो कभी अपने आप नहीं जाएंगे। सो रक्षाबंधन में साड़ी दो सिस्टर को जो देनी है, बट साथ में उसको बोलो मैमोग्राफी का ये कूपन है आपकी, मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, ज़रूर जाना है, क्योंकि वो अपने आप नहीं जाएंगी। मेक इट अ पॉइंट, डू दिस फॉर योर मदर, डू दिस फॉर योर सिस्टर्स, डू दिस फॉर द लेडीज इन योर फैमिली, एंड यू विल फाइंड अ डिफरेंस। इसी सब में क्या होता है ना कि खुद को सेल्फ एग्जामिन कर भी लिया हो और पता भी लग गया हो, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे देखिए, यूट्यूब खोल के देखिए, तो आपको इतनी सारी होम रेमेडीज़ मिल जाएगी क्योरिंग कैंसर एंड ऑल। और कुछ लोग तो तांत्रिक सन इनमें भी मानते हैं, तो उसके थ्रू भी ट्राई करते हैं कि हम कैंसर को दूर भगा दें। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। सो अगर आज की डेट में भी कोई सोचता है कि तांत्रिक वांत्रिक और इन चीज़ों से कैंसर चले जाएगा, तो आई फील सॉरी, आई रियली फील सॉरी कि आज हम क्या बात कर रहे हैं। तो कैसे, मतलब इतनी सारी एडवांसेस की कहाँ हम बात करते हैं, इतने सारे इलाज की बात करते हैं, और हम किन चक्करों में फंसे हुए हैं। और फैक्ट है कि ऐसा हमने देखा है, ऐसा भी देखा है। मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा था, 8 साल का बच्चा था, फादर लेके आया था, और उसका हमने डायग्नोज करा था हॉजकिंस लिम्फोमा, विच इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर जो बच्चों में होता है, एंड इट इज़ अ क्यूरेबल कैंसर, मतलब ये ठीक हो जाता है। 95% ये लिम्फोमास जो होते हैं, ये वाले हॉजकिंस लिम्फोमा, ये ठीक हो जाते हैं। एंड सारा उसका वर्कअप हो गया, सब कुछ हो गया, ट्रीटमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। तो उनको पूरा सब कुछ बताया। तो अगले दिन ट्रीटमेंट के लिए आना था, डिड नॉट टर्न अप। अगले दिन का 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, महीना हो गया, वो आया ही नहीं वापस। तो एक दिन ऐसे ही फिर ख्याल आया ओपीडी में कि यार उसने इलाज कराना था, एंड आई वाज रियली कंसर्न कि वो छोटा सा बच्चा, एक आपकी अटैचमेंट हो जाती है। सो आई टोल्ड माई कोऑर्डिनेटर कि एक बार उसको फ़ोन करो, जस्ट मेक श्योर कि उसने इलाज कहीं पे शुरू करा दिया। यहाँ नहीं आ पाया तो कहीं सरकारी में गया, पर ट्रीटमेंट शुरू करा दी, और उसको एक बार जस्ट मेक श्योर कि ट्रीटमेंट तो शुरू होगी ना। एंड देन आई केम टू नो कहीं और ही वही तांत्रिक एंड ये चक्कर एंड वो चक्कर, एंड हमारे पास फिर वो 6 महीने बाद वापस आया, एंड देन इट वॉज स्टेज 1, नाउ इट वॉज स्टेज 4। सो यू फील वेरी वेरी सैड, एंड बहुत ही आपको दुख होता है। समझ नहीं आता आप उन लोगों को कैसे समझाओ कि जो ठीक हो सकती थी आप स्टेज, आप उसकी जगह कहाँ पहुँच गए। Then the other thing that comes to is your herbal remedies. So where people feel कि herbal remedies से कैंसर ठीक हो जाएगा, देखो herbal remedies में आप किसकी बात कर रहे हो? आप अगर, एक ना बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि जो हर्बल है ना वो सब सेफ है। उनको ये समझ नहीं आता कि दे आर नॉट हर्बल। आपकी कीमोथेरेपी भी हर्ब से आती है, आपकी बहुत सारी मेडिसिन्स भी जो है जो प्लांट से होती है, एंड दे आर पॉइजनस प्लांट्स ऑल्सो। सो हर्बल कैन नॉट बी, यू कैन नॉट हैव इट कि हर्बल इज ऑल सेफ। सो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हर हर्ब की, हर श्रब की, हर चीज़ों की अपनी वैल्यू है। जैसे तुलसी की वैल्यू है, नोबडी इज़ डिनाइंग दैट। हल्दी की वैल्यू है, नोबडी इज़ डिनाइंग दैट। आंवले की वैल्यू है, नोबडी इज़ डिनाइंग दैट। But they can be additives, they can be complementary, but they cannot replace your evidence based medicine. So what you have to understand is कि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जो रिसर्च करके इतने सालों से निकली, और इनमें से बहुत सारी हर्बल ही है, ये प्लांट से, हर्बल क्या होता है, प्लांट से आई है। Yes. तो प्लांट से ही आई हैं इनमें से बहुत सारी दवाइयाँ। सो वो दवाइयाँ का वैल्यू है। उसके साथ अगर हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, तुलसी वाली चाय पीना चाहते हैं, अदरक लेना चाहते हैं, ये सब अच्छे हैं, दे आर नॉट हार्मफुल। यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर, बट दे शुड नॉट बी टेकन एज अ सब्सिट्यूट कि वही। देखो अगर सिर्फ हल्दी से कैंसर ठीक होता तो किसी भी इंडियन को कैंसर होता ही नहीं, बिकॉज हमारे खाने में तो हल्दी, हर चीज़ में हल्दी डलती है। नॉर्थ में तो हर चीज़ में हल्दी डलती है, हल्दी डलती है हमारे खानों में। सो फिर भी कैंसर होता है ना, और काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दे आर गुड, बट दे हैव टू बी, उनकी भी प्लेस है, हर चीज़ को उसी प्लेस पे यूज़ होना चाहिए। दैट शुड नॉट रिप्लेस योर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स। सो मैम, जो फैमिली है, अगर उनके घर पे कैंसर सर्वाइवर है और कैंसर पेशेंट है, सो फैमिली और केयर गिवर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? So I have only one advice. What I say is, don't give up, है ना। कैंसर ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट टुडे,
Cancer is an accident that can happen to anyone, but many people come out of this disease and अगर बाकी निकल के आ सकते हैं तो आप भी निकल के आ सकते हैं. दूसरी चीज़ जो रादर आई से इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट पे व्हाट आई सी इज़ जैसे ही कैंसर होता है ना, पेशेंट के अलावा पूरी फैमिली एवरीबडी इज़ ऑन गूगल, टक 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 टक, है ना. सो देर इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन फिटीक सिंड्रोम. अगर आपको कैंसर होएगा ना, कभी घर में आप क्या करते हो, आप बात करते हो तो आपको ना घर में सारे ही एडवाइस देने लग जाएंगे. आपके पास आस पड़ोस वाले भी एडवाइस देंगे, ये खाओ, ये नहीं खाओ, फलाने को कैंसर था, इसने ये करा. जो आपकी बाई भी आती है ना काम करने वाली, वो भी आपको एडवाइस देगी कि ये करो वो करो. सो एंड देर इज़ प्लस there is so much information on the internet that the medical term that we use for is information fatigue syndrome. आप इतनी information की bombardment हो रही होती है ना, आप सुन चाहो या ना चाहो, जो information आपके ऊपर bombard होती है, so this leads to action paralysis. तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो और आप एक्चुअली जो रियल एक्शन करना होता है वो नहीं करते हो. तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस, कट द नॉइस, है ना. सो बी वेरी क्लियर, अपने एक लिमिटेड सोर्स लो जो रिलायबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, 1 or 2 लिमिटेड सोर्स. डोंट गो ऑल ओवर द प्लेस. टॉक टू योर डॉक्टर, फाइंड योर डॉक्टर, फाइंड योर हॉस्पिटल, एंड देन अ लिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज कि आपको XYZ करना है तो अपने कहाँ से करना है. डोंट गो ऑल ओवर द प्लेस एंड स्टार्ट एक्शन. डोंट लेट दिस सी ऑफ इंफॉर्मेशन ड्राउन यू कि आप कुछ एक्शन ही ना ले पाए, और ये बहुत कॉमनली होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच आई ऑलवेज टेल ऑल माई पेशेंट्स इज ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, दिस टू शैल पास. ये एक फेस है और ये डिफ़िकल्ट फेस है, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट, बट इसने भी कट जाना है. सो चाहे आप रो के काटें, चाहे आप हिम्मत से काटें, चाहे आप जैसे काटें, तो आपको यही सोचना है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, दिस इज़ अ फेस. द होल फैमिली, इट इज़ जस्ट दैट द होल फैमिली हैज़ टू कम टुगेदर and think of ways how to fight and how to come out of this phase. But you definitely people come out of this phase and this too shall pass. जब अच्छा टाइम नहीं रहा तो ये वाला टाइम भी कट जाएगा. सो मैम, एक फाइनल मैसेज आप उन महिलाओं को देना चाहें जो अभी ये पॉडकास्ट देख रही हैं और वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करने से घबरा रही है. नॉट इवन वुमेन, वी कैन टॉक अबाउट मेन ऑल्सो, जो कि हो सकता है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो और वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिन नहीं कर रहे हों. सो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? I will only say, love yourself. Love yourself enough to get yourself screened, get yourself tested. To stay healthy is very important, not only for yourself but also for your family, because disease is nobody's friend. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मीनू वालिया जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, द हेल्थ कॉन्वो पॉडकास्ट. आई होप आज जो भी महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, अपनी फर्स्ट स्टेज पे हैं या 4th स्टेज पे है, उनके लिए पॉडकास्ट मीनिंगफुल हो. आज आपने काफ़ी कुछ बताया कैंसर के बारे में, उनकी स्टेजेस के बारे में और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में. बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. Same. सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मीनू वालिया जी, जिन्होंने हमको कैंसर से रिलेटेड, उनकी स्टेजेस से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी. ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ बताया. हमारे आसपास काफ़ी सारी महिलाएं रहती हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, जिनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे जो शायद शर्माती हैं, हमें बता नहीं पाती हैं. इस पॉडकास्ट के थ्रू हम उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि खुद की सेल्फ केयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है. आखिर ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे पर्टिकुलर क्या सिम्टम्स हैं जो उनको अर्ली साइंस मिलते हैं, कैसे उन्हें पहचाना जाए, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए. ये जो पॉडकास्ट है आपको स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताता है कि किस तरह आप इसे क्योर कर सकते हैं, किस तरह आज की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और साइंस ने किस तरह नए नए इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स को बनाया है जिसके थ्रू हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं. मैम ने हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी. तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई होप ये पॉडकास्ट मैक्सिमम वुमेंस तक पहुँचे और वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें और डॉक्टर्स के पास जाएं और करेक्ट ट्रीटमेंट ले ब्रेस्ट कैंसर का. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग फॉर द हेल्थ कॉन्वो पॉडकास्ट.
इस इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन को रैप अप करते हुए हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे डॉक्टर मीनू वालिया जी का, जो आज हमारे साथ जुड़े और ब्रेस्ट कैंसर जैसे इम्पॉर्टेंट और अक्सर मिसअंडरस्टूड टॉपिक पर इतनी क्लैरिटी और डेप्थ के साथ बात की। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं है, ये एक्शन लेना भी है। अगर आज के एपिसोड से एक मैसेज याद रहे तो वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ्स। अगर आप या आपके किसी क्लोज ने अब तक ब्रेस्ट स्क्रीनिंग नहीं करवाई है तो अभी सही वक्त है। चलिए बातचीत शुरू करें, स्टिग्मा को तोड़ें और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां कोई भी वुमेन अकेली ना लड़े। द हेल्थ कॉन्वो पॉडकास्ट का मिशन है सही हेल्थ नॉलेज को सब तक पहुंचाना और लोगों को अवेयर और एम्पावर्ड बनाना। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी जो हेल्थ और वेल बीइंग को प्रायोरिटी बनाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये पॉडकास्ट डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ के साथ मिलकर बनाया गया है, जो हेल्थ केयर और इनोवेशन में एक्सीलेंस के लिए कमिटेड हैं। सो एवरीवन, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल द हेल्थ कॉन्वो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द हेल्थ कॉन्वो पॉडकास्ट। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।